Firstly, तो I would like to thank UPSC time for giving me this opportunity. मैंने भी अपनी प्रिपरेशन टाइम में काफ़ी ऐसे सीनियर्स के वीडियोस एंड टॉपर टॉक्स देख के काफ़ी कुछ सीखा था। तो मुझे लगता है कि मेरा भी अब फ़र्ज़ भी बनता है और ये मेरा प्लेज़र भी है कि मुझे मौका मिल रहा है अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। मुझे यूपीएससी टाइम ने कुछ एफएक्यूज़ कंपाइल करके दिए हैं। अभी क्वेश्चन हम लोग एंड में ले लेंगे। तो अभी हम लोग इसको स्ट्रक्चर्ड ऐसे रखते हैं कि अभी एफएक्यूज़ दिए हैं जो उसकी सबके कॉमन होते हैं, उनको अभी एड्रेस करते हैं। उसके बाद 1 टू 1 क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। अराउंड 30 मिनट्स लगेगा बस। सो आई एम स्पर्श वर्मा। I have secured AIR 644 in 2021 UPSC CSE and I am an officer of the Indian Defence Account Service under the Ministry of Defence. I have मैंने अपना बैचलर्स ऑफ आर्ट्स ऑनर्स किया था पॉलिटिकल साइंस में रामजस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। 2019 में खत्म हुआ था। उसके बाद मेरी एज 20 थी, इसकी एज 21 होती है, तो 1 साल मैंने इसको प्रिपेयर किया। फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 में दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्री हुआ, मेंस अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। कुछ मेरी मिस्टेक्स रही थी, फिर मैं उनके बारे में बताऊंगा कि मेरी क्या मिस्टेक्स रही थी, मेंस में क्या इम्प्रोवाइज करना चाहिए। फिर सेकेंड अटेम्प्ट मैंने 2021 में दिया और भगवान की कृपा से मेरी 644 रैंक आई इस बार। सो यूपीएससी जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी। मुझे सिविल सर्विसेज में आने का तो मन बहुत पहले से था, स्कूल टाइम्स में। फिर मैंने 12th तक मेरा साइंस बैकग्राउंड ही था, क्योंकि हुआ ये कि इंडियन स्कूल्स में जनरली अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको साइंस में डाल दिया जाता है। मैथ्स और बायो और आर्ट सेक्शन तो होता भी नहीं है जनरल स्कूल्स में। सो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स वाला पीसीएम था मेरा। फिर उसके बाद मैंने जेई भी दिया था, बट मुझे आना सर्विसेज में था, तो फिर मैंने सोचा इससे अच्छा मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से कर लूं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक अच्छा ऑप्शनल भी था तब। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिफ्ट किया, इस चेंज ऑफ स्ट्रीम। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स किया और फिर मैंने इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की ग्रेजुएशन के बाद से। कॉलेज में मैंने बेसिकली इस एग्जाम को जानने की कोशिश की थी, ऐसे ही जैसे खूब सारे टॉपर टॉक्स देखे थे। अराउंड मुझे नहीं लगता कोई भी छोड़ा होगा तब। बहुत देखते थे। फिर अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय कर लिया था कि क्या क्या करना है कॉलेज के बाद, ताकि मैं 1 साल पूरा ऑनेस्टली उसके लिए प्रिपेयर कर सकूं। और फिर मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा हो गया फाइनल सिलेक्शन। सो प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें? सबसे टफेस्ट प्रीलिम्स ही होता है अगर देखा जाए, क्योंकि उसमें एलिमिनेशन होता है सबसे ज्यादा। अराउंड 15 लाख में से 5 लाख 10 लाख देते हैं, फिर उसमें से टॉप 10,000 में जाना होता है। 3 घंटे में सब डिसाइड हो जाता है। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन एकदम फुल प्रूफ करनी चाहिए। मुझे प्रीलिम्स से बहुत डर लगता था, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा। इसके लिए मैंने प्रीलिम्स के लिए बहुत प्रिपरेशन की। मतलब आप जुलाई 2019 से मैंने जुलाई जून 2020 में हम लोग का प्रीलिम्स होना था। फिर कोविड की वजह से वो अक्टूबर में शिफ्ट हो गया था। तो मैं बहुत सारे, मतलब बहुत प्रिपरेशन करता था। मैंने अराउंड 20,000 एमसीक्यूज किए थे। डेली मैं 15 एमसीक्यूज करता था प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एंड में आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपको आते वहां पे 30 to 40 क्वेश्चन होंगे श्योर शॉट, बट 30-40 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग को कॉमन सेंस डेवलप करना पड़ता है और एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी, और बेसिकली कॉमन सेंस से कैसे हम क्वेश्चन से ही उनका जवाब ढूंढ लें, क्योंकि इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू नो एवरीथिंग अंडर द सन। इट इज मैं ये कहता हूँ कि प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके आंसर्स क्वेश्चंस में ही होते हैं। बट ये टेक्निक हम लोग की डेवलप होगी जब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 20,000 क्वेश्चंस किए थे, फिर मैंने प्रीलिम्स दिया था। और मेरा कट ऑफ से अच्छे खासे नंबर, मेरा जैसे अभी इस बार मेरे एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, 1110 मार्क्स थे जीएस में। और बेसिकली होता है इसी से, क्योंकि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको भले ही आता होगा, पर आप फिर वहां पे एलिमिनेट करके सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस। और बेसिक बुक्स तो सबके लिए, प्रीलिम्स में बेसिकली 6 या 7 सब्जेक्ट होते हैं। ज्योग्राफी में बेसिकली इंडियन मैपिंग मैपिंग पार्ट से बहुत आता है। अब हम लोग उसमें कई बार जियोमॉर्फोलॉजी और वॉल्केनो और ये सब पढ़ने लगे, बट वो पूछ नहीं रहा है। इसीलिए पीवाईक्यूज इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हर टॉपिक टॉपर बोलता है कि यूपीएससी हमको क्या दे रहा है। हमको यूपीएससी दे रहा है, या तो दे रहा है अपना सिलेबस और दे रहा है पीवाईक्यूज, और तो यूपीएससी का कोई मटेरियल है नहीं। जो बाकी मटेरियल है वो कोचिंग के हैं या पब्लिशर्स के हैं।
तो सबसे पहले हमको यूपीएससी के मटेरियल पे अटैक करना चाहिए। और वो कैसे होगा कि जब हम लोग उनके पीवाईक्यूज़, मैंने 2012 के बाद के पीवाईक्यूज़ बहुत अच्छे से किए, कई बार किए होंगे। पीवाईक्यूज़ को करें, सॉल्व करें, उनसे देखें कि वो लोग क्या पूछते हैं, क्या नहीं पूछते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग मिसगाइडेड तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। पढ़ हम लोग रहे होंगे 12 घंटे, 16 घंटे, बट उसका आउटपुट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम लोग गलत चीज़ पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, जो पढ़ने की ज़रूरत थी वो पढ़ नहीं रहे थे। इसीलिए पीवाईक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अगर आप पीवाईक्यूज़ पे जाएँ तो ज्योग्राफी में बहुत मोस्टली वो लोग मैपिंग से पूछते हैं या क्लाइमेटोलॉजी और ऐसे टॉपिक से पूछते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे जियोमॉर्फोलॉजी और ये सब नहीं पूछते हैं। सो हम लोग को प्रीलिम्स में वैसी चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए। सो हम लोग को ऐसे टॉपिक्स को नहीं करना चाहिए उतना सीरियसली जितना हम लोग को करना चाहिए उन टॉपिक्स को जिनसे वो लोग रेगुलरली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो ऐसे ही हम लोग के 6-7 सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने ज्योग्राफी के लिए अपने खुद के नोट्स बनाए थे। और हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक आती है बुक, सोनाली स्नेहिल की, वो मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक है। स्पेक्ट्रम मैंने नहीं की थी। स्पेक्ट्रम मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो बुक मुझे उतनी पढ़ने में आसान नहीं लगती है। और इसी से हमको पता चलता है कि हमको यहाँ पे वो करना चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। बहुत से लोग हैं, मेरे मैक्सिमम बैचमेट्स ने स्पेक्ट्रम ही पढ़ी होगी, बट मैंने वो बुक पढ़ी जो कोई नहीं पढ़ता है क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती थी। उसको ओपन करना, उसको पढ़ना ईज़ी एज़ कम्पेयर टू स्पेक्ट्रम। ऐसे ही पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ी है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने वजीराम के क्लास नोट्स पढ़े थे। वो अवेलेबल होते हैं, आपको कहीं भी मिल जाएँगे, ओल्ड राजेंद्र नगर या ऑनलाइन भी मिल जाएँगे। और इकोनॉमी में मैंने वजीराम के क्लास नोट्स पढ़े हैं प्लस प्लस ब्रूनर सर के लेक्चर्स देखे थे जो कि उनके यूट्यूब वाले लेक्चर्स होते हैं। और इन सब के अलावा जैसे आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया, बेसिकली किया सब वही है जो सब करते हैं। कुछ अलग नहीं किया है। बट मैंने उन चीज़ों को कई बार किया है और मैंने इन सब चीज़ों में ऐड-ऑन्स बहुत किए हैं। जैसे कि मेरी लक्ष्मीकांत या सोनाली स्नेहिल होगी तो उसमें मैंने टेस्ट सीरीज़ में लगाता था। मैंने अराउंड 60 टू 70 टेस्ट दिए थे। टेस्ट सीरीज़ लगाता था, उनके आंसर्स पढ़ता था, फिर उसको उसमें ऐड ऑन करता था ताकि मॉडर्न हिस्ट्री का मटीरियल मेरे पास बुक में हो। उसके अलावा मुझे कहीं ना जाना पड़े। मेरा जितना मटीरियल है उसमें बस मैक्स टू मैक्स वो एक रैक में आ जाता है। मैंने इतना कंपाइल कर रखा है अपना मटीरियल। मेरे सामने ही रखा हुआ है, बल्कि काफ़ी कंपाइल्ड है। सो हम लोग को अपना वन बुक वन टॉपिक वन मतलब वन सब्जेक्ट के लिए वन बुक, वन सोर्स, ऐसा स्ट्रेटेजी करना बहुत ज़रूरी है। और मैक्सिमम रिवीजन, मैक्सिमम पीवाईक्यूज़, मैक्सिमम क्वेश्चन्स। अगर आप 10,000 क्वेश्चन्स कर ले रहे हैं एट लीस्ट, तो प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन काफ़ी हाई चांसेस से हो जाएगा। और सीसैट का जहाँ तक रहा, जीएस 2 जिसको कहते हैं, सीसैट के लिए मैंने तो मैंने 4-5 ईयर्स से क्वेश्चन पेपर्स किए थे, बट मेरा एक्चुअली साइंस बैकग्राउंड भी था। मैंने 12th में साइंस लिया, तो मैंने आईआईटी भी क्रैक किया था, तो मुझे लगता है कि उससे मुझे बेनिफिट मिला और मैंने सीसैट के लिए कभी कुछ नहीं पढ़ा। और मेरा इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड था, तो हो सकता है उसकी वजह से मेरा सिलेबस वो कॉम्प्रिहेंशन बहुत आराम से निकल जाता था। सो मैंने ऐसा सीसैट के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, बस जाके दिया था। फिर रही मेंस में एसे की तैयारी। एसे में मेरे 141 मार्क्स थे, जो कि लास्ट ईयर सबसे हाईएस्ट में से है। तो एसे का मैं कुछ अथॉरिटेटिवली कह सकता हूँ। एसे में मैंने कुछ नहीं प्रिपेयर किया था। एसे के लिए मैंने आज तक ना कोई बुक पढ़ी है, ना एसे के लिए मैंने एसे के लिए टॉपर के आंसर कॉपीज़ भी नहीं देखी होंगी। बस एक विक्रम ग्रेवल सर हैं, उनकी टॉपर कॉपीज़ बहुत अच्छी हैं। मैंने उनकी देखी थी बस। ऐसे मैं अपना खुद लिखता था, मेरा जो मतलब डाइवर्स थिंकिंग है, मैं उससे लिखता था ऐसे। और मैंने उस ऐसे के लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। मतलब मैंने बस जाके लिखा है ऐसे एग्ज़ाम में, और 3 ऐसे एग्ज़ाम से पहले लिखे थे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, बाकी कभी नहीं ऐसे लिखा। सो ऐसे में मैं ये करता था कि ऐसे का टॉपिक होता है, उसको ब्रेकअप करो। 3 डायमेंशंस होते हैं। पहले प्रेजेंट पास्ट में करो, मतलब पास्ट में क्या था, फिर उसको प्रेजेंट तक लाओ। फिर बाकी होते हैं, उसको ऐसे के टॉपिक को ओपन करने की कोशिश करो। ऐसे के टॉपिक को ओपन करने की कोशिश करो उतने डायमेंशन में जितने हमारे सिलेबस के टॉपिक्स हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटी, और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ, गवर्नेंस, एथिक्स। इन 8-9 टॉपिक में मैं ओपन करता हूँ ऐसे को। ऐसे के टॉपिक को लिख लेता हूँ, क्या-क्या इश्यूज़ हैं, क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स कोट किए जा सकते हैं, और बस मैं पर टॉपिक तुम मान के चलो अराउंड 0.75 टू 1 पेज हुआ तो 10 पेज हो जाते हैं। एक कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, ऐसे हो जाता है।
बट ऐसे का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप अपने ऐसे को दूसरों से अलग कैसे बनाते हैं, और वो बनाना बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी। मैंने ऐसे के लिए कभी कोई प्रिपरेशन नहीं की, बट मेरा ऐसे इसलिए अलग होता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें कोट करता हूँ जो कि नॉर्मली हम लोग देखते नहीं है। जैसे कि मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ बहुत ज़्यादा। प्रिपरेशन में मैं काफ़ी आइसोलेटेड था, सो उससे मेंटल पीस भी रहती है और आपको अच्छी चीज़ें, अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। सो मैं देखता था नेटफ्लिक्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत ज़्यादा। अब इससे फ़ायदा ये होता है, जैसे मैंने नेटफ्लिक्स पे एक टीवी सीरीज़ थी मेडिची। मेडिची में कॉसिमो मेडिची का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। बहुत उसको अलग-अलग तरीके से एथिक्स में ऐसे में यूज़ किया जा सकता है। मैं कॉसिमो मेडिची को हर जगह लगाता हूँ। ऐसे ही एक टीवी सीरीज़ है नार्कोस करके। उसमें एक एजेंट था किकी कामेरीना। सो ही गेव अप हिज़ लाइफ फॉर द कॉज़ ऑफ एंटी ड्रग एंड इम्प्लीमेंटिंग द लॉज़ अगेंस्ट मिगेल एंगल फेलिक्स गेराल्डो। तो बेसिकली वो उसकी इस स्टोरी है और मैंने उसको दोनों साल कोट किया है, और मैं बल्कि प्रिपरेशन में भी जो मतलब जो मॉक में 3 ऐसे जो लिखता हूँ हर साल, उसमें भी मैं वही सब एग्ज़ाम्पल डालता हूँ नेटफ्लिक्स वाले। और टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के एग्ज़ाम्पल डालता हूँ, जैसे कि हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इन सब के मैं एग्ज़ाम्पल बहुत डालता हूँ। और ये सब फ्रीली अवेलेबल है, मतलब ऐसा कुछ है भी नहीं जो आपको सब्सक्राइब करना पड़े। ये सब आप इनकी स्टोरी विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं, बट अपने ऐसे को कुछ अलग करने की कोशिश करिए। और स्टैटिस्टिक्स और जो ये सब चीज़ें होती हैं, मैंने ऐसे में कभी नहीं लिखी। मैं ऐसे को फुल फ्री फ्लोइंग बनाता हूँ, उसमें मैं ये कोशिश करता हूँ कि एग्ज़ामिनर जो चेक चेक कर रहा है उसको लगे कि कुछ अच्छा पता चला। सो मैं बहुत ही अलग-अलग एग्ज़ाम्पल लाता हूँ पूरी दुनिया से। जैसे कि रशियन टीवी सीरीज़ देखो तो वहाँ से भी कुछ मिलता है, उनके एक अलग कल्चर है। टर्किश में एक इनका अर्तगल चला था, जिसको एतुरुल कहते हैं लोग। सो उसमें बहुत अच्छे-अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अब उनको यूज़ करना चाहिए। अब हम लोग करते हैं कई बार कि प्रिपेयर करते रहते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स लिख दोगे ऐसे में। अब फिर वो चेक कर रहा होगा, उसको लेके गए तो जीएस का आंसर है, फिर उसको मज़ा नहीं आएगा, और मज़ा आना बहुत ज़रूरी है ऐसे में। मतलब ऐसे अगर आप अच्छा लिख रहे होंगे तो आपको खुद लगेगा कि आपने बहुत अच्छा लिखा है। उसमें खूब अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल्स डालिए, खूब डायमेंशंस कवर करिए, और एंड में कंक्लूजन ऐसा दीजिए जो फ्यूचरिस्टिक हो और जो पढ़ के लगे कि मतलब इंसान पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है और चीज़ों को बुरे में भी अच्छा देखता है। और एक ऐसे का जैसे टॉपिक होता है उसका एक काउंटर प्रोडक्टिव भी लिखिए, मतलब काउंटर व्यू, कि जैसे मान लो कुछ ऐसे का टॉपिक है, उसको पहले सपोर्ट करो फिर उसके बाद में लिख दो कि मतलब एक पैराग्राफ लिखो, एकदम कॉन्ट्रडिक्ट ना कर दो, बट एक पैराग्राफ ये लिखो कि इससे ये लगे कि मतलब इंसान जो कैंडिडेट है वो ब्रॉड व्यू है और दूसरे सामने वाले का भी व्यू देख रहा है। फिर मेंस में जीएस की तैयारी कैसे की? मेंस में जीएस की तैयारी में मैंने काफ़ी कुछ सीखा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे लगता था कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, मेंस निकल जाएगा। क्योंकि होता ये है कि आप अगर मतलब थोड़े ठीक-ठाक पढ़ने में होते हैं, तो आपको लगता है कि राइटिंग स्किल तो हमारी अच्छी है, तो मेंस हम निकाल लेंगे, प्री निकल जाए बस। तो मैंने 1 साल प्री की बहुत अच्छी तैयारी की, मेंस की एज़ सच तैयारी नहीं की थी। ऑप्शनल पढ़ा था बस। तो हुआ ये कि मैंने मेंस में जाके बहुत ही नॉर्मल से आंसर्स लिखे और मेरा बहुत ही नॉर्मल सा स्कोर आया, फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि मतलब मुझसे ही कोई खुंदस है और मेरे आंसर्स ही उनको अच्छे नहीं लगे, पक्का कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो हर साल निकाल रहे हैं, बार-बार अपनी रैंक इम्प्रूव करते हैं, बार-बार इंटरव्यू देते हैं जाके। मतलब बच्चे 6-6 इंटरव्यू देते हैं जाके, 5-5 बार अपनी रैंक इम्प्रूव कर रहे हैं। तो कुछ तो होगा जो स्ट्रैटेजी जिसको कहते हैं। सो फिर मैंने अपने कुछ सीनियर से बात की, वो सीनियर्स मुझे मिले थे टेलीग्राम पे, और मैंने एनालाइज़ किया कि मेरे सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ मेंस में। सो मुझे तब ये पता चला कि मेंस में भी पीवाईक्यूज़ उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रीलिम्स में है। मेंस की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप सिलेबस के टॉपिक्स पे नोट्स बना लीजिए और पीवाईक्यूज़ पे नोट्स बना लीजिए। 2012 से पीवाईक्यूज़ उठाइए, पीवाईक्यू में निकालिए क्या पूछा था, जैसे कि मिलेट्स पूछा है उन्होंने। वो लोग पूछते रहते रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वो क्या वाटरशेड डेवलपमेंट बहुत पूछते हैं। उनके कुछ हिट टॉपिक्स हैं जो बेचारे बहुत पूछते हैं। उन पे नोट्स बना लीजिए अच्छे से। मेरे पास 2 रजिस्टर में पूरा जीएस हो जाता है। मैंने हर पीवाईक्यू और सिलेबस के टॉपिक पे नोट बना लिया, और इसमें लगी बहुत मेहनत, और करंट अफेयर्स पे भी नोट्स बनाना पड़ता है। मैंने मेंस 365 से बनाया था क्योंकि काफ़ी अच्छे से वो लोग कवर कर देते हैं। मैंने 3 साल के मेंस 365 और पीवाईक्यूज़ और सिलेबस के टॉपिक्स पे फिर नोट्स बनाए जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ नहीं। अगले 6 महीने मैंने यही किया, मार्च से लेके जुलाई तक। रिज़ल्ट कब आया था? मार्च, हाँ, मार्च से जुलाई तक मैंने पूरा कवर कर लिया था जीएस, और उससे पहले मेरे पास नोट्स नहीं थे। सो कितना टाइम लगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने।
5 महीने पूरे जीएस के नोट्स मेरे कंप्लीट हो गए थे 0 से, क्योंकि उससे पहले मेरे पास नोट्स थे ही नहीं जीएस के। फिर 5 महीने में मैंने नोट्स बनाए इनके, हर पीवाईक्यू हर टॉपिक से उठा के, और उसके लिए आप लोग टॉपर के नोट्स को रेफर कर सकते हैं, मैंने बहुत किया। एक चैनल है टेलीग्राम पे, उस पे सारे कंपाइल्ड हैं एक जगह, जहाँ पे सारे टॉपर्स के चैनल्स है टेलीग्राम वाले, वहां पे वो लोग अपने नोट्स बना के डालते हैं। सब ने डाल रखे हैं, मैंने पिछले साल वालों के से पढ़ा था, और मैंने ऑलमोस्ट सबके नोट्स डाउनलोड किए थे, सबसे कंपेयर किया था। और मेरे पास थोड़ा टाइम तब ज्यादा था, क्योंकि कोविड की वजह से फिर से पोस्टपोन हो गया था प्रीलिम्स, तो मैंने एक्सटेंसिवली नोट्स बनाया, और मेरे नोट्स इतने क्रिस्प है कि मैं उनको एग्जाम के बीच वाले गैप में पढ़ लेता हूँ, एक पूरा पेपर। और फिर अगर नोट्स बन जाते हैं तो उनको रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है। आप ऐसे बुक से रिवाइज करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, अगर नोट्स होंगे आपके खुद के बनाए हुए आपकी कॉपी में, वो आपको रिवाइज करने में 1-2 दिन में, कहिए आपको बहुत रिवीजन हो तो पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए अच्छे से, अगर आप उसको करने फिर एंड में तो आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट होने लगता है। सो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है मेंस के लिए, जहां तक मैंने देखा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना नोट्स के नहीं हुआ था। सो नोट्स बनाइए मेंस के, पीवाईक्यूज, सिलेबस के टॉपिक्स, और करंट अफेयर्स 2 साल का मेंस 365 के नोट्स बना लीजिए जो रेलेवेंट लगे, वरना उसमें कुछ रेलेवेंट भी होती हैं चीजें। और जब नोट्स बनाइए तो उसमें इंश्योर करिए कि आप केस स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, डेटा कुछ ऐसा डाल रहे हैं जिससे कि चेक करने वाले को कुछ लगे कि इस इंसान ने मेहनत की है, जनरल बातें नहीं कर रहा है। तभी तो लगेगा कि मतलब आप इस सर्विस में क्या चाहिए, इस सर्विस में चाहिए कि कम रिसोर्स में, गवर्नमेंट सर्विस में क्या चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस में रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, रिसोर्सेस काफी कम होते हैं एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर, और आपको डिलीवर बहुत ज्यादा करना होता है। इसके लिए क्या चाहिए होता है, कॉमन सेंस और ऑप्टिमाइजेशन। तो वो कॉमन सेंस और ऑप्टिमाइजेशन यहाँ भी दिखाना चाहिए। कम सोर्स रखिए, उसको ज्यादा अच्छे से यूज करिए, ज्यादा सोर्स रखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, वेस्टेज बहुत ज्यादा होगा। वेस्टेज गवर्नमेंट में अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, और लाइफ में भी नहीं करना चाहिए। सो कम नोट सोर्स रखिए, क्रिस्प नोट्स रखिए, और उसी को बार बार रिवाइज करिए। सो ऑप्शनल, मेंस ऑप्शनल, मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस था, पीएसआईआर, जिसमें मेरा ग्रेजुएशन भी था। सो ऑप्शनल में मेरे एक्चुअली मार्क्स उतने अच्छे आए नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में, और सेकेंड अटेम्प्ट में भी। तो ऑप्शनल में हुआ ये कि मैंने नोट्स उसके लिए भी बना रखे हैं। जीएस मेंस के नोट्स, टॉपर्स के टॉपर्स के नोट्स उठाओ, और उठाओ पीवाईक्यूज, और उठाओ सिलेबस के टॉपिक्स, और उस पे अराउंड इतना लिख लो कि 250 वर्ड्स में आप कंप्लीट कर पाओ। उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 250 वर्ड्स लिखने हैं। सो ऐसे ही बनाओ नोट्स, बट नोट्स जरूर बना लो। मैंने अभी कोई टेलीग्राम चैनल बनाया नहीं है एक्चुअली, बट तुम दूसरे टॉपर्स के देखो, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, मैंने बहुत देखे थे, और मैंने मुझे उनसे बहुत हेल्प मिली है। ऑप्शनल के लिए मैंने नोट्स बनाए थे शुभ्रा मैम के नोट्स से, मैंने मैम की कोचिंग नहीं की है, मैंने बस उनका करस्पॉन्डेंस वाले नोट्स लिए थे, उससे मैंने अपने नोट्स बनाए, खूब सारा वैल्यू एडिशन किया। कहाँ से, टॉपर नोट से। कई टॉपर्स हैं, उन्होंने अपने नोट्स डाल रखे थे पुराने, मैंने उनको उठाया अपने नोट में ऐड किया, जो कम लग रहा था, और जो ऑलरेडी कवर्ड था वो शुभ्रा मैम के नोट से मैंने बना लिए थे। 2 रजिस्टर में पूरा पीएसआईआर कंप्लीट हो जाता है अगर आप क्रिस्प नोट बनाए। और अगर नोट नहीं बनाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी रिवीजन में। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नोट्स भी नहीं बनाए थे, पॉल साइंस के भी, शुभ्रा मैम के कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स वाले नोट से मैं सोचता था कर लूंगा, बट वो हो नहीं पाता है अच्छे से। सो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, बनाओ, अच्छी बात है, नोट्स बहुत जरूरी, नोट्स बिना बनाए कैसे ही होगा, रिवीजन होगा नहीं एंड में। और फिर मैंने शुभ्रा मैम का वो क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, उसमें करते हैं ये लोग कि 8 टेस्ट देते हैं प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस के, उससे अपने नोट्स में ऐड कर लो, जितने भी टेस्ट दे रहे हो प्री में या मेंस में, उनके सोल्यूशन को अलग मत रखो, उसको अपने नोट्स में ऐड करो, क्योंकि एंड में हो जाता है बहुत ज्यादा, और फिर वो कवर करना होता है बहुत मुश्किल। इसलिए मैंने जितने भी टॉपर नोट्स पढ़े होंगे, इवन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़े होंगे, या कुछ भी मेंस 365 या कुछ भी पढ़ा होगा, मैंने उसको अपने नोट्स में ऐड किया। टेस्ट सीरीज में भी मॉडल आंसर होगा, उसको अपने नोट्स में ऐड करता हूँ, क्योंकि मुझसे एक्चुअली मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, तो पैनिक भी बहुत होता है, और अननेसेसरी का टाइम भी वेस्ट होता है उसमें, तो अगर एक जगह आपके नोट्स होते हैं तो बहुत अच्छा रहता है।
ये करना बहुत ज़रूरी है। और ऑप्शनल की एक लैंग्वेज होती है। इनफैक्ट मेंस का स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आप उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हर ऑप्शनल की अपनी एक अलग लैंग्वेज होगी। जीएस में भी अगर आप इकोनॉमी का आंसर लिख रहे होंगे तो आपको इकोनॉमी के कीवर्ड्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। वरना फिर वो लगता है कि इनसिंसियर अप्रोच है इंसान की और बस कवर कर रहा है किसी तरीके से। मैंने जैसे एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने लिख रखे हैं। मेरे पास अराउंड 200 कीवर्ड्स होंगे जो एथिक्स के मैं आंसर में यूज करता हूँ बार बार, क्योंकि एथिकल टर्मिनोलॉजी हम लोग डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज नहीं करते हैं। मतलब ऑड भी लगेगा अगर हर बार इंसान एम्पैथी और इंटीग्रिटी यूज कर रहा है। सो उसको लिख लीजिए और उसको यूज करिए एथिक्स के पेपर में और केस स्टडीज में भी। और यही करना है ऑप्शनल में कि ऑप्शनल के कीवर्ड्स को यूज एक्सटेंसिवली करिए। और हर पेपर के कीवर्ड्स अलग होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन में कितने ज्यादा कीवर्ड्स होते हैं। वो कीवर्ड्स आपको या तो न्यूज़पेपर आर्टिकल से मिलेंगे या आंसर से मिलेंगे। आप अगर डिबेट्स और वो सब देखना इंटरेस्टेड हैं, जरूरी नहीं है देखें, बट मैं तो इंटरेस्टेड था तो मैं तो खूब डिबेट देखता था। उसमें अच्छे सीनियर एम्बेसडर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस क्योंकि था मेरा, तो उसमें सीनियर एम्बेसडर्स और जीएनयू के पॉलिटिकल थिंकर्स और आईआर एक्सपर्ट्स आते थे, तो उससे काफी कुछ मिलता था सीखने को। सो ऑप्शनल की ये स्ट्रेटेजी। और बाकी मैं ऑप्शनल पे बोलूंगा कि मेरे मार्क्स खुद नहीं अच्छे हैं तो मैं उस पे एज सच क्या बोलूं, ऑनेस्ट में रहता हूँ। ऑप्शनल पे आप अपने ऑप्शनल के टॉपर का देखिए। मेरे मार्क्स ऐसे और जीएस में बहुत अच्छे हैं, जीएस में तो काफी अच्छे थे। मेरा सब गया है पॉल साइंस में। और पॉल साइंस की स्ट्रेटेजी एक्चुअली पॉल साइंस की स्ट्रेटेजी क्या है वो किसी को नहीं पता। सो ऐसा है, या हो सकता है मुझे ना पता हो। सो ऑप्शनल पे बस इतना ही। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, फाइनल स्टेज होती है इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में जो बच्चे गड़बड़ करते हैं कई बार वो होता है पढ़ाई, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए पढ़ाई। बट मैं मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि पर्सनालिटी टेस्ट में पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली अपने डैश से रिलेटेड जितना बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए। उसके बाद उसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने गलती यही की थी। मेरा फर्स्ट पर्सनालिटी टेस्ट था और मैंने बहुत पढ़ाई की थी। क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं नॉर्मल से, जो कि आपके न्यूज़पेपर से कवर होते हैं। न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ो, वो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं अभी भी पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना। उससे इतना कुछ मिलता है। और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बिना तो अगर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर क्या ही प्रिपेयर कर रहे हो। सो न्यूज़पेपर से आपको ऑप्शन इंटरव्यू में सब कवर हो जाता है। इंटरव्यू में सबसे अच्छा रहता है आप अपने जितने ज्यादा मॉक्स दीजिए। इस एग्जाम के हर फेज पे आप जितने ज्यादा मॉक्स देंगे आप उतना परफेक्ट होते जाएंगे। सो इंटरव्यू में भी मॉक इंटरव्यूज खूब दीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए और खुशी खुशी चाहिए वहां पे, और अपना आराम से बोल के आइए। ऐसा कोई इंटरव्यू में कोई इशू नहीं है। और इंटरव्यू में बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कुछ बेसिक एटिकेट्स जो कि आपको मॉक में सिखा दिए जाएंगे वो आ जाते हैं। इंटरव्यूज नो बिग डील और बहुत रैंडम भी होता है, तो उसके लिए प्रिपेयर और अभी से सोचना भी कोई फायदा नहीं है। मेन फोकस होना चाहिए प्रीलिम्स पे। प्रीलिम्स होता है एलिमिनेशन स्टेज, और फिर होता है मेंस। और मेंस तो काफी हैंडल करना बहुत आसान है, उसके आप नोट्स बना के रखिए, वो लोग क्वेश्चन रिपीट करते हैं, अच्छे से आंसर लिख के आइए। और मेंस इज क्वाइट इजी उस हिसाब से, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस पता होते हैं। प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं वो भी नहीं पता होती है, बहुत रैंडम हो जाता है प्रीलिम्स। मेंस में कंसिस्टेंसी और मतलब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, काफी हद तक तो हो जाता है प्रेडिक्ट, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और क्वेश्चन नहीं रिपीट हो रहे तो थीम्स रिपीट होती है। तो मेंस के नोट्स बना लीजिए। प्रीलिम्स के लिए 6 महीने पहले प्रीलिम्स के लिए लग जाइए, क्योंकि 6 महीने अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो बहुत जरूरी है देना। वरना अगर प्रीलिम्स में नहीं होता है तो फिर कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है। कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है तो फिर उससे बहुत सेल्फ डाउट आता है और बहुत ही निगेटिव साइकिल स्टार्ट हो जाती है। प्रीलिम्स क्लियर करना फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट बहुत जरूरी है। सो सोर्सेस मैंने कौन कौन से फॉलो किए थे बुक लिस्ट। मैंने तो देखो पढ़ाई स्टार्ट की थी काफी पहले। मैं कॉलेज में भी पढ़ता था इसके बारे में, क्योंकि मैं एक्सप्लोर करता था तो मैं बुक्स पढ़ता रहता था। तो मैंने ऐसी कोई बुक है नहीं जो छोड़ी हो, बट जरूरत नहीं है उसकी। ये मैंने बुक्स पढ़ के रियलाइज किया कि उतनी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद पे एक्सपेरिमेंट। सो बुक्स मिनिमम रखो, जो बुक अच्छी लग रही हो, जो आपको इजी लग रही हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि सब स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं पर मैंने पढ़ी सोनाली स्नेहिल।
क्योंकि वो मुझे ईज़ी लगती थी। लक्ष्मीकांत पढ़ी क्योंकि लक्ष्मीकांत ईज़ी है। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस पढ़ी क्योंकि वो काफ़ी कंपाइल्ड है और उससे अच्छी बुक मुझे कोई मिली नहीं। और इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने वजीराम के क्लास नोट्स यूज़ किए थे और उसमें खूब एडिशन करो। अपना एक बुक रखो, उसमें खूब एडिशन करो। अगर कोई नॉलेज मिल रही है न्यू वाली, तो उसके लिए न्यू बुक मत खरीदो, उस न्यू बुक की नॉलेज को अपनी ओल्ड बुक में ऐड करो और उसको रिवाइज़ करो। रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि ये मेरे साथ मेंस में हुआ था। मैंने मेंस के लिए मेरे पास नोट्स नहीं थे, मैं उनको ही पढ़ो, नोट्स अगर हों बार-बार तो उससे ईज़ी रहता है, जो कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा बहुत अच्छा रिवीजन था। सो बुक लिस्ट के पीछे एज़ सच मत भागो, जो बुक्स हैं उनको ईमानदारी से पढ़ो, उनमें विश्वास करो और क्वेश्चंस लगाओ। अगर क्वेश्चंस हो रहे हैं आपकी बुक से तो बहुत अच्छी बात है। और कई बार होते हैं कोचिंग के क्वेश्चंस नहीं होते, तो कोचिंग वाले तो क्वेश्चंस बनाते ही हैं, बट यूपीएससी के पीवाईक्यूज तो हो रहे हैं ना। यूपीएससी के पीवाईक्यूज में विश्वास रखो, बट कोचिंग के क्वेश्चन करते रहो, उसमें कोई खराबी नहीं है। और इंश्योर करो कि जो मॉक दे रहे हो उनमें नंबर अच्छे आए, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, अगर आप लो कॉन्फिडेंस से जाएंगे तो आप वहां पे बहुत गड़बड़ करके आएंगे। अगर आपके नंबर पहले से ही अच्छे आ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि हमारे तो नंबर आते ही हैं 100, 110, 120। सो जब मेरे इतने टेस्टों में इतने नंबर आए तो फिर यहाँ क्यों नहीं आएंगे? तो कॉन्फिडेंस रहेगा, आप अच्छे से क्वेश्चन टैकल करेंगे। तो मॉक्स खूब लगाओ और रिवीजन करो, बस इसमें यही है। मॉक्स लगाओ, रिवीजन करो और ज़्यादा बुक्स मत पढ़ो, जितना है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो और क्लियर रहो अपनी स्ट्रैटेजी में। और पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कुछ लोग होंगे जो निकाल लेते होंगे, बट मुझे तो लगता है 8 से 10 घंटे पढ़ना मिनिमम बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, वरना सिलेबस नहीं कवर होता है। और सिलेबस नहीं कवर होगा तो क्या ही कॉन्फिडेंस आएगा? कॉन्फिडेंस तो तब आएगा ना जब सिलेबस अच्छे से कवर होगा। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है मेहनत, इसको मैं कितना स्ट्रेस करूँ वो कम होगा। पीवाईक्यूज़ की क्या इम्पोर्टेंस है? पीवाईक्यूज़ की बहुत इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम में। पीवाईक्यूज़ जैसे मान लो शिप होता है तो शिप के पास कंपास होता है। ऐसे ही हम लोग अगर शिप हैं तो कंपास है हम लोग के पीवाईक्यूज़, वरना हम लोग इधर-उधर चले जाएँगे। और ये बहुत होता है। मैं तो स्कूल टाइम वो कॉलेज टाइम में पढ़ता था तो मुझे इतना तब मैं पीवाईक्यूज़ वगैरह तब मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो मैं पढ़ता रहता था बुक्स, पता नहीं कौन-कौन सी माजिद हुसैन, सलविंदर सिंह ज्योग्राफी के लिए पढ़ रखी थी। और बुक्स पढ़ो, वो यूज़ नहीं हो रही हैं। जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ो, पोर्शन वो लोग मैप से पूछ रहे हैं, एनवायरनमेंट में आप कुछ आर्ट एंड कल्चर में आप कुछ और पढ़ रहे हो। मान लो फेस्टिवल्स पढ़ रहे हो, क्वेश्चन वो लोग आर्किटेक्चर से पूछ रहे हैं, तो पीवाईक्यूज़ इसी से पता चलता है कि पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज़ आर द की टू दिस एग्ज़ाम। पीवाईक्यूज़ और सिलेबस, क्योंकि यूपीएससी हमको वही दे रहा है। तो यूपीएससी जो हमको दे रहा है उसका तो सम्मान करो और पीवाईक्यूज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करो। सो पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ कैसे करें? पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करने के लिए पीवाईक्यूज़ लिखो। मैंने सारे पीवाईक्यूज़ को पीडीएफ से, मैंने पीवाईक्यूज़ के लिए कोई बुक नहीं खरीदी थी। यूपीएससी की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, उनको पीडीएफ डाउनलोड किया, उनको हाथ से लिखा एक डायरी में। डायरी में हाथ से लिखा तो एक फर्स्ट आइडिया हो गया। सेकंड आइडिया हुआ जब मैंने उनसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए, क्या-क्या टॉपिक पूछ रहे हैं। कुछ ईयर वाइज़ मैंने उनको अरेंज किया पीवाईक्यूज़ को, और फिर मैंने उनके नोट्स बनाए। अगर जब तुम ईयर वाइज़ अरेंज करोगे पीवाईक्यूज़ को, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये तो रिपीट हो रहा है। और फिर तुम आराम से, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, बहुत अच्छे से बढ़ेगा और उन पे तुम अच्छे से नोट्स बनाओगे। सो पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करो, पीवाईक्यूज़ को नोट मेकिंग में फॉलो करो और पीवाईक्यूज़ को बहुत वैल्यू दो, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। थीम तो रिपीट होती ही हैं, तभी तो बोल रहे हैं पीवाईक्यूज़ पढ़ो। पीवाईक्यू पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा कि थीम कौन-सी रिपीट हो रही है, कौन-सी नहीं रिपीट हो रही है। कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? कोचिंग मैंने तो की थी, बट मैंने एज़ सच फुल फ्लेजेड कोचिंग नहीं की। कोचिंग भी इसमें अलग-अलग स्टेज की होती है। आपने इंटरव्यू के लिए क्या किया? इंटरव्यू के लिए मॉक तो दिया, वो कोचिंग है। टेस्ट सीरीज़ ली, टेस्ट सीरीज़ कोचिंग से ली तो वो कोचिंग है। और कोचिंग ऐसा जो क्लासरूम कोचिंग होती है, मैंने तो देखो ऑप्शनल की नहीं की थी। सो अब इससे कहो कि ऑप्शन में नंबर भी उसी वजह से नहीं आए थे, बट ग्रेजुएशन उसमें था। सो ये सब टॉपिक्स, क्वेश्चंस क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, इंसान-इंसान पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोई गाइड है,
आपको अगर पहले से समझ में आ रहा है एग्जाम में क्या जरूरत है, कोचिंग अगर करोगे तो उससे पता चल जाता है कि कितने टॉपिक्स हैं, कितने डायमेंशंस हैं, क्योंकि कई टॉपिक्स होते हैं सिक्योरिटी वगैरह, वो कितने डेप्थ में कवर करने हैं, कितने नहीं करने हैं। कोचिंग से सब पता चल जाता है। बट कोचिंग करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। यूपीएससी ने तो सब दे ही रखा है। पीवाईक्यूज एनालाइज करो, अगर वो तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में खुद कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कोचिंग में जाके फिर तुम्हारा टाइम ही वेस्ट हो गया। अगर तुम, और अब तो यूट्यूब, पहले तो यूट्यूब वगैरह इतना नहीं था, तो यूट्यूब पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, यूट्यूब पे देख लो। सो वो डिपेंड करता है, आपके पास टाइम है कोचिंग करने के लिए। अगर आप कॉलेज में तो कर लीजिए, अगर नहीं है तो मत करिए। जरूरी कुछ नहीं है इस एग्जाम में। जरूरी सिर्फ मुझे जो लगता है, जो बेयर मिनिमम है, वो न्यूज़पेपर, नोट मेकिंग, पीवाईक्यूज और खूब सारे क्वेश्चन लगाना, यही है बेयर मिनिमम। वरना तो फिर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो ये भी ना करें उनका हो जाएगा। बट मैंने ये किया था। एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है? टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज, टेस्ट जितना लगाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतने निखरोगे। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब टेस्ट लगाओ। टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज मिलती है फ्री में। अगर आपको अप्रोच मिल रही है तो उसको लीजिए, यूज करिए, टेस्ट खूब लगाइए, क्योंकि उसी से आपका निखार आएगा प्रिपरेशन में। और एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटी पढ़ना तो जरूरी है, मैंने सारी एनसीईआरटी पढ़ी, बट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है वो डिपेंड करेगा आपका बेस कितना स्ट्रांग है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आपको जरूरत उतनी नहीं है। फिर एनसीईआरटी को भी आप एक सोर्स की तरह यूज करिए, वहां से टॉपिक्स और इन्फॉर्मेशन उठाइए और मेन सोर्स में लगा दीजिए। ये मैंने किया था। एनसीईआरटी पढ़ी, अगर कोई लाइन या कुछ वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट लग रही है, उसको यूज कर लिया, अपने नोट्स में लिख दिया। बट अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है उतना, तो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बेस, वो तो स्कूल बुक्स हैं। तो क्लास 10 तक पढ़ी है, तो 2-3 साल की, 2 साल की और पढ़ लो। 11-12 की पढ़ लो, उससे रिवीजन हो जाता है। अगर टाइम है तो कोई एनसीईआरटी पढ़ने में कोई नुकसान नहीं, बट जो बड़ी बड़ी बुक्स आती हैं वो पढ़ने में थोड़ा नुकसान हो सकता है। एनसीईआरटी पढ़े, न्यू या ओल्ड? अब मैंने तो ओल्ड भी पढ़ी, न्यू भी पढ़ी। जो एक ही पढ़ो, न्यू पढ़ो या ओल्ड पढ़ो। मेन है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन गई तो बस वही है प्रीलिम्स में। और मेंस में आपकी आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग तभी आएगी जब इन्फॉर्मेशन होगी। जब इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आंसर राइटिंग क्या करोगे? जनरल आंसर्स लिखोगे। इन्फॉर्मेशन कब आएगी? जब नोट्स बनाओगे। नोट्स कब बनाओगे? जब पीवाईक्यूज एनालाइज करोगे। तो उस सीक्वेंस में चलो। करंट अफेयर्स की तैयारी, करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स के लिए तो, करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी उतनी टफ, अप्रोचेबल है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं ये करता था कि सुबह पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर तो पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद लेता था मैं, जैसे कि फ्री करंट अफेयर्स इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे इनसाइट्स आईएएस या वजीरम, बहुत से इनिशिएटिव्स हैं, किसी का भी उठा लो। मैं दो लेता था। मैं ले पढ़ता था इनसाइट्स के करंट अफेयर्स और वजीराम, और कभी कभी आईएएस बाबा के करंट अफेयर्स। और उनसे मैं बनाता था अपने प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स। प्रीलिम्स के लिए मैं बोल रहा था, मैंने बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट में मेहनत की थी, तो काफी नोट्स बनाता था मैं। और फिर करंट अफेयर्स के लिए मैं विजन मंथ, मैं मतलब मंथली मैगजीन नहीं पढ़ता था। मैंने किसी भी कोचिंग की मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी। मेरे खुद के नोट्स बन जाते थे करंट अफेयर्स के। और उसके बाद अब एक नई इनिशिएटिव है शून्य आईएएस का। उनके करंट अफेयर्स 30 पेज में पूरा कवर कर देते हैं। मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे जो 110 प्लस मार्क्स आए, उसमें मैंने शून्य के पढ़े हैं। तो मैं वाउच करता हूँ उनके, मतलब वो मुझे बहुत हेल्प किए थे। सो शून्य के नोट्स पढ़ता था। और अगर टाइम है तो अपने खुद के नोट्स बना, खुद के नोट्स तो सबसे अच्छे होते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए मैं डेली 5-5 क्वेश्चंस करता था करंट अफेयर्स के। ये आपको किसी भी कहीं भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, कोचिंग की वेबसाइट्स पे फ्री रहते हैं क्वेश्चंस। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करने से ये फायदा रहता है कि आपको पता रहता है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो तो आपने पढ़ा हुआ है करंट में। तो करंट के क्वेश्चन डेली डेली लगाओ। अगर डेली 20 क्वेश्चन लगा नहीं रहे हो तो फिर मतलब क्या ही कर। क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है इस एग्जाम में। देन मैगजीन्स, मैगजीन्स मैंने कोई नहीं पढ़ी। मैगजीन्स मैंने बस PT 365 पढ़ता था एंड में, और शून्य की मंथली मैगजीन बस। मैगजीन एज सच लोग तो योजना, कुरुक्षेत्र, पता नहीं साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ बहुत अच्छी मैगजीन है। बट अभी पढ़ने की जरूरत क्या है? जब सेलेक्ट हो जाना तब पढ़ना। सो मैगजीन्स के लिए बस
मैंने पीटी 365 पढ़ी, तो मेन 365 से नोट्स बनाए थे। यूपीएससी की तैयारी कब स्टार्ट करनी चाहिए? यूपीएससी की तैयारी कब स्टार्ट करनी चाहिए? मैंने तो कॉलेज में स्टार्ट की थी, जब मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था। उसके अलावा यूपीएससी की तैयारी अब सबका डिपेंड करता है। मेरे बैच में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फॉरेन से पढ़ के आए, मतलब इंपीरियल कॉलेज और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ के देते हैं एग्जाम, वो क्लियर कर लेते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो क्लास 10th 11th से पढ़ रहे हैं उसी डायरेक्शन में। सो सब डिपेंड करता है आप कितना सिंसियर हैं, आप कितना ऑनेस्ट हैं अपने एफर्ट में। जब आप एफर्ट मारना स्टार्ट करेंगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा राइट डायरेक्शन में, अगर एफर्ट होगा तो। डिपेंड नहीं करता आपने कॉलेज में स्टार्ट किया था, स्कूल में स्टार्ट किया था या कॉलेज के बाद स्टार्ट किया था, जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे, क्योंकि मेरे पास सब एग्जांपल्स हैं मेरे बैच में, जो जॉब के साथ भी करे थे, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के बाद करे, जो नौकरी के बाद किए, जो ग्रेजुएशन के बाद किए, जो कॉलेज से पढ़ रहे थे। सो हर तरह के एग्जाम्पल्स हैं, आप कितना ऑनेस्ट है अपने एफर्ट में वो मैटर करता है। टाइम और ये सब मैटर नहीं करता, आपका जब जब मन है तब कर लीजिए। यंग करने का ये फायदा रहता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होती है। जब आप यंग है, मान लीजिए 25 के नीचे हैं, तो आपने 2-3 अटेम्प्ट दिए, 25 के हुए, दिल पे पत्थर रख के निकल लिए इस एग्जाम से। 25 के बाद आपने अपना करियर दोबारा से स्टार्ट कर लिया। अब मान लीजिए आप अगर 30 के हैं, 35, 30, 32, 35 अगर कैटेगरी है बेनिफिट, तो आपने एफर्ट लेट स्टार्ट किया, फिर अब आपके पास तो अलग अलग ऑप्शंस, मतलब अलग अलग प्रेशर्स हैं, जैसे कि मैरिज का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, करियर नहीं बना अभी तक, ये प्रेशर। यंग एज पे ये रहता है कि निकलो, प्रिपेयर करो, हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो अपना करियर तुम कहीं और भी बना सकते हो। तो ये होता है। 6 मंथ्स में क्लियर किया ऐसा तो मेरी तो किया ही होगा। लोग तो टैलेंटेड होते हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। कोई अगर कुछ क्लेम कर रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं है। स्ट्रेटेजी फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। कॉलेज में देखो, मैंने तो कुछ कॉलेज से बेसिकली एग्जाम को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था। तो कॉलेज में सबसे पहले अपना स्टार्ट करो न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, और टॉपर टॉक्स देखो, और अपना इतना क्लियर कर लो कि पढ़ना क्या है। और अगर मन हो तो पढ़ भी लो बेसिक बुक्स। मैंने तो सारी बुक्स पढ़ डाली थी, बेसिकली फर्स्ट रीडिंग करता था, मिल जाती थी बुक्स और उनको रीड करता था। बट अगर आप कॉलेज से ही आंसर राइटिंग और मेन वो सब कर रहे हो तो फिर उसका क्या उतना इशू, मतलब मैंने तो नहीं किया। मैंने तो आंसर राइटिंग बाद में ही की, और टेस्ट एमसीक्यूज जो लगा था तो वो भी बाद में स्टार्ट किया। कॉलेज में मैं बस एक्सप्लोर करता था कि क्या क्या करना है, क्योंकि कॉलेज में और भी चीजें होती है, वो सब करो, मतलब अपनी जिंदगी को थोड़ा एंजॉय करो। ऐसा नहीं है कि मतलब इसी के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, एक चीज के लिए इतना एक्सपेक्टेशन और इतना वो नहीं लगाओ। पूरी लाइफ एक चीज पे मत लगाओ, कुछ साल दो, ऑनेस्टली दो, और फिर निकल लो। अगर हो गया भगवान की कृपा से तो भगवान के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाओ, बस। मैंने पीटी 365 पढ़ी थी, मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी थी। मंथली मैगजीन इतनी बड़ी होती, कौन पढ़ेगा? मतलब मैं तो नहीं पढ़ता, तो पढ़ने वाले पढ़ते हैं। टाइम टेबल। अब यूपीएससी के दौरान अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा जाए, और डेली कितने आवर्स पढ़ा थे? पढ़ाई तो 9 से 10 आवर्स करता था। सुबह 8 से 10 न्यूज़पेपर और करंट, और फिर मैं पढ़ता था 12 से 3। फिर मैं 3 से 6 देखता था टीवी। टीवी पे देखता था मैं नेटफ्लिक्स और ये सब चीजें जो कि मुझे ऐसे भी यूज कराई खूब। फिर मैं 6 से पढ़ता था 9। 6 से 9 पढ़ने के बाद शाम को फिर 9 से 10 अपना टीवी देखा, खाना खाया, फिर 10 से 1 पढ़े, सो गए। 7 घंटे की नींद होगी, 10 घंटे की पढ़ाई। और टाइम भी है एंजॉय करने का। 3 घंटे में आपको अगर मूवीज नहीं देखनी तो घूमो फिरो, जो करना हो करो। 3 आवर्स तो आपके पास खुद के हैं, 3 से 6 वाले। तो मेरा तो काफी चिल पढ़ाई रहती थी, क्योंकि शेड्यूल ऐसा था कि पढ़ाई भी हो रही थी और सब कुछ हो रहा था। मतलब टीवी सीरीज तो मैंने खूब देखी, मतलब अराउंड 50 टीवी सीरीज देखी होंगी, और वो मुझे इतना यूजफुल आई है नेटफ्लिक्स और ये सब चीजें एग्जाम में, कि मैं क्या बताऊं। ऐसे में तो मेरे मार्क्स इन्हीं से बढ़े हैं। यही यूज करता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ता। कुछ बच्चे होते हैं फिक्शन पढ़ते हैं, नॉन फिक्शन पढ़ते हैं, फिर वो यूज करते हैं, वो भी अच्छी बात है, आपको शौक है पढ़िए। कुछ लोग होते हैं स्पोर्ट्स देखते हैं, फिर स्पोर्ट्स के एग्जांपल्स यूज करते हैं। मैं स्पोर्ट्स नहीं देखता, तो मैं क्या देखता हूँ, मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ। जो चीज आपको अच्छी लगती है वो यूज करिए, जो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको यूज करिए। पर्सनल एग्जांपल है वो यूज करिए। जितना भी मटेरियल, जितना भी आपका आज तक की पर्सनालिटी बनी है, वो ये एग्जाम टेस्ट कर लेगा। ये एग्जाम टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी है, टेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं। प्रीलिम्स में आपकी पर्सनालिटी टेस्ट हो रही है कि आप कितने, आपके पास कॉमन सेंस है। मेंस में पर्सनालिटी टेस्ट हो रही है आपके पास कितना मेहनत करने का दम है। और
आप कितना ज़्यादा चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपने आज तक पढ़ा होगा, वो प्रीलिम्स और मेंस में टेस्ट हो जाता है। बचपन की पढ़ाई और जितना भी होता है, सब टेस्ट हो जाता है। क्वेश्चन्स होते हैं ऐसे, जो आपकी 8th और 9th की पढ़ाई से सॉल्व हो रहे होंगे। सो एज़ सच कुछ इसमें है नहीं, जो डेफिनिट कि ये पढ़ लो तो हो जाएगा। सो टाइम टेबल टाइम टेबल वैसे बनाओ जो तुम्हें सूट करे। मुझसे तो सुबह जगा नहीं जाता। मैं तो 8-9 बजे जगने वाला इंसान हूँ, तो मैं रात में पढ़ता हूँ। एग्ज़ामिनेशन जब मेंस होता था, तो मैं तो 6-6 बजे तक पढ़ता था। रात में 6 बजे तक सुबह 6 बजे तक पढ़ता था, क्योंकि मुझसे सुबह नहीं जगा जाता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें? ऑप्शनल सब्जेक्ट वो चूज़ करो जो अच्छा लगे। मुझे पॉल साइंस अच्छा लगता था, मैंने सिलेबस देखो ऑप्शनल का। ऑप्शनल का सिलेबस देखो, सिलेबस में इंटरेस्ट आए ले लो। ग्रेजुएशन अगर आपका उससे है, तो अगर आपको कमांड है उसपे, जैसे इंजीनियर्स होते हैं, वो जनरल इंजीनियरिंग का नहीं लेते हैं ऑप्शनल, तो वो ले लो। ऑप्शनल में कुछ ऐसा सच नहीं है, जो लेना हो ले लो। इसमें है जो लेना हो, जो करना हो करो, ईमानदारी से करो। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, खुद को धोखा मत दो। जो कर रहे हो ईमानदारी से करो, और मोटिवेशन तभी आएगा जब आप अपने काम में बिलीव करते होंगे। काम को ऐसे करिए जो जिसमें आपको लगता हो कि हमारा काम है। ऐसे मत कहिए कि बेकार, जिसको निपटाना कहते हैं, कि बस कर रहे हैं क्योंकि करना है। जब तक आपको खुद इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब तक आपको गोल में इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको एक बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन होना चाहिए बनने का ऑफिसर। ऐसा नहीं कि किसी को खुश करना है या वो। जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा, तब तक इतना एफर्ट इसमें लगता है कि वो दे ही नहीं पाओगे, और जब तक एफर्ट नहीं दोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपका मोटिवेशन इंट्रिंसिक होना चाहिए, एक्सट्रिंसिक नहीं, बाहर से नहीं होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए। और रीजन होना चाहिए प्रिपरेशन का, कुछ भी रीजन हो, रीजन स्ट्रांग इनफ हो कि वो आपको डेली लगाए रहे 10 घंटे, क्योंकि मन नहीं करता है 10 घंटे पढ़ने का, बट पढ़ना पड़ता है। और इंटरेस्ट लेके पढ़ो चीजों में। जो काम कर रहे हो इंटरेस्ट लेके करो, जो भी काम कर रहे हो जिंदगी में। मतलब जब घर पे हो तो अपने, मतलब एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश करो, एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करो, एक अच्छा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या पति या पत्नी बनने की कोशिश करो। जो भी काम कर रहे हो वो अच्छे से करो, जस्टिस करो अपने काम के साथ। अगर हर आदमी अपने काम के साथ जस्टिस करने लगे, तो कोई समस्या नहीं बचेगी दुनिया में। जो भी काम कर रहा हो, अगर ईमानदारी से करे, अच्छे से करे, तो क्या इश्यू है? तो हम लोग स्टूडेंट्स से, अपने काम को ईमानदारी से करो। अगर खुद चूज किया है ये लाइन, तो करो अच्छे से। क्यों नहीं कर रहे हो? करो। और अगर नहीं अच्छा है, ईमानदारी नहीं है, तो फिर अपना नुकसान करोगे। जो नेशनल आउटपुट का जो हार्म होता है, जो लोग बोलते हैं कि बच्चे यूपीएससी का प्रिपरेशन करते रहे तो नेशनल आउटपुट का हार्म है, तो अपना काम ईमानदारी से करो। किस्मत और फिर बाकी चीजें भगवान पे छोड़ दो, भगवान दे देता है, अगर आपने अपनी ईमानदारी बरती हो। अगर आप खुद के उसमें कमजोर होंगे, तो फिर भगवान भी क्या देगा। मीडियम कैसे चूज करें? मीडियम चूज क्या करोगे? मीडियम तो होता है। अब इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश मीडियम में दोगे, हिंदी मीडियम हो तो हिंदी मीडियम दोगे। और हिंदी मीडियम में देखो, इस बार टॉप 20 में शायद दो हैं। और कितने, सुनील धनवंता और रवि सिहाग, दोनों बैचमेट हिंदी मीडियम से हैं। कितना अच्छा उनका है। मीडियम कुछ नहीं होता है। मीडियम में हिंदी में ये होता है कि मतलब रिसोर्स वगैरह का इश्यू बनता है, पर वो तो वो भी नहीं बनता है, क्योंकि रिसोर्स वगैरह आ गए हैं। तो मीडियम जो भी है उससे करो। और ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम में दोगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे, या वो भी ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू हिंदी मीडियम में देके भी आपको 110 मिल सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में देके भी, हिंदी मीडियम में देके आपको अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। सोशल मीडिया का यूज कैसे करें? सोशल मीडिया का यूज कैसे करें? सोशल मीडिया का यूज प्रिपरेशन में थोड़ी यूज करना है। टेलीग्राम है बस सोशल मीडिया पे, जो कि यूज हो सकता है प्रिपरेशन में, क्योंकि वहां पे मटेरियल और मतलब अपनी कम्युनिटी के लोग मिल जाते हैं जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो वो फायदेमंद होता है बस। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम और ट्विटर और इसका कोई यूज थोड़ी है, वो तो एंटरटेनमेंट और कनेक्शन के लिए होता है। सोशल मीडिया पे नहीं रहोगे तो उसके अलग बेनिफिट्स हैं, क्योंकि दिल जिंदगी में फिर ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे। कट ऑफ रहने का ही फायदा होता है। कट ऑफ रहोगे तो कोई फिर हर्ट नहीं हो रहा है, किसी को कोई इश्यू नहीं है आपसे। आप अपनी दुनिया में हैं, अपनी दुनिया में रहिए, अपना काम ईमानदारी से करिए। अगर आप सबके साथ मिल के रह रहे हैं, सोशल मीडिया भी यूज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो फिर उसमें कई चीजें हो जाती हैं जो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ का पार्ट होती हैं, बट प्रिपेयर कर रहे हो तो हार्म कर सकती हैं मेंटल स्टेबिलिटी और कंसंट्रेशन को। तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए, ऑफलाइन? ऑनलाइन 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 ऑफलाइन तो दोनों हो गया है, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। वो तो डे टू डे का पार्ट है। ऑनलाइन भी काम कर रहे हो, ऑफलाइन भी काम कर रहे हो। ऐसा भी नहीं होगा सिर्फ ऑफलाइन कर रहे हो, ऐसा भी नहीं होगा ऑफ और सिर्फ ऑनलाइन कर रहे हो, तो दोनों यूज करो।
सिलेबस समझ नहीं आता क्या करें? सिलेबस समझ क्यों नहीं आता? सिलेबस को सिलेबस के टॉपिक्स यूज करो, उनको अगर समझ नहीं आता गूगल करो, हिंदी इंग्लिश उसमें देखो, और टॉपर के नोट्स देखो कैसे वो लोग सिलेबस को इंटरप्रेट किए हैं, और फिर उससे अपने नोट्स बनाओ। सिलेबस समझ नहीं आता तो फिर इसको गूगल करो, देखो क्या होता है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी होता है क्या उसमें जो लोग यूज करते हैं, विकिपीडिया पे पढ़ लो, विकिपीडिया अच्छा है, सोर्स रहता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन कंडेंस फॉर्म में मिल जाती है। मैप समझ नहीं आते क्या करें? मैप्स मैप्स में समझने वाला क्या है? मैप्स तो तुम अपना उसको मैप को लो, और उसमें देखो कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि मैंने अपनी मैप के नोट्स बनाए थे। मैप के भी नोट्स होते हैं, सोचो। मैप्स के लिए नोट्स बनाओ, जैसे रिवर के लिए नोट होता है कि रिवर कहाँ से आ रही है, उसके चारों ओर कौन कौन से शहर हैं, उस पे कौन कौन सी सिटीज हैं, कौन कौन से डैम्स हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। ये सब चीजें इनके नोट्स में होने चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो फिर कैसे आंसर करोगे प्रीलिम्स में, और प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा तो फिर क्या मेंस और इंटरव्यू दोगे? तो मैप के नोट्स तो बनाओ, क्योंकि मैप के नोट बनाओ, 8 10 5 6 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं वहां से। कभी कभी वो लोग खुश होकर 10 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो मैप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैप के नोट्स बनाओ। टॉपर के नोट्स देखो लोग कैसे बनाते हैं, उससे बनाओ। मैं खुद अपलोड कर दूंगा कुछ दिनों बाद। नोट्स पढ़ने चाहिए, टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए, उससे नोट्स बनाने चाहिए, दोनों पढ़ना चाहिए। टेक्स्ट बुक पहले पढ़ो, फिर उससे नोट्स बनाओ, फिर नोट्स को कई बार पढ़ो। नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स के लिए वही अपना पीवाईक्यूज और सिलेबस के टॉपिक्स और करंट अफेयर्स, और कंडेंस फॉर्म में नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं कि नोट्स भी ऐसे हो। अगर नोट्स की स्ट्रेटेजी ये रखो कि 10 पेज पढ़ रहे हो तो 1 पेज का नोट होना चाहिए, तो 1/10 वाला रखो नोट्स बनाने में। रिवीजन कैसे करें? बार बार करो, जितनी बार करना है करो, रिवाइज करो। जितनी बार पढ़ोगे चीज को, फिर एक बार एक टाइम आ जाएगा कि जब तुम आंख बंद करके तुम देख लोगे तुम्हारे कौन से नोट में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और वो सबसे अच्छा टाइम होता है। आंसर जब लिख रहे होगे तब फिर वो यूज आएगा। और प्रीलिम्स में बट ये नहीं कर पाओगे, प्रीलिम्स में तो फिर तुम कॉमन सेंस और उससे होगा, बट मेंस में नोट्स बना के नोट्स का इतना रिवीजन करो, इतना रिवीजन करो कि तुमको दिखने लगे कि तुम्हारे नोट्स में क्या कहाँ पे लिखा हुआ है। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? पढ़ाई में मन लगने लगेगा जब स्टेक्स बहुत हाई होंगे। खुद सोचो तुम यहाँ क्यों आए थे, क्यों बनना है। जब स्टेक्स आए होंगे तो फिर मन खुद लगेगा। चलो अब क्वेश्चन एड्रेस करते हैं। डाउट्स हो तो पूछो। पहले के डाउट्स मैं बता रहा हूँ। 12th में हो अभी और स्टार्ट करना है ग्रेजुएशन से। वही ग्रेजुएशन में जब हो गए तब अपना देखते रहना क्या क्या होता है, क्या क्या करना रहता है। टॉपर टॉक्स देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, पीवाईक्यूज देखो। कॉलेज टाइम को ऐसे यूटिलाइज करो कि जब प्रिपरेशन करने बैठो ग्रेजुएशन होने के बाद, क्योंकि ग्रेजुएशन तो इसका मिनिमम क्राइटेरिया है। तो जब ग्रेजुएशन के बाद बैठो तो तुम्हें पता हो क्या करना है, तब तुम्हें टॉपर टॉक्स ना देखनी पड़े। इतना इंश्योर करो कॉलेज में अगर तुमने ये कर लिया कि करना क्या है, तो बस फिर तो 1 साल 2 साल में हो ही जाएगा, अगर स्ट्रेटेजी सही रखी। आई एम इन बायोलॉजी फर्स्ट ईयर रेगुलर कॉलेज, बट सोच रहा हूँ ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करूँ, यूपीएससी प्रिपेयर करूँ, व्हाट आई डू सर? ओपन से करना क्यों, नॉर्मल से करो। फर्स्ट ईयर रेगुलर कॉलेज में हो तो जो कर रहे हो उसी को करो, ओपन में क्यों जाना है? आराम से जो कर रहे हो उसको ईमानदारी से करो, जो भी काम कर रहे हो अपने जीवन में उसको ईमानदारी से करो, वरना लिया ही क्यों था। जीएस के नोट्स कैसे बनाएं? वही पीवाईक्यूज और टॉपर नोट्स, और 2 3 साल के करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस, और सिलेबस के टॉपिक्स उठाओ, और इतना लिख लो कि 250 वर्ड में लिख पाओ, उससे ज्यादा मत लिखो क्योंकि फिर वो टाइम वेस्ट होता है। मेरा टेलीग्राम चैनल अभी है नहीं, मतलब वही 250 वर्ड्स कहाँ से लिखा, गूगल पे इतना सारा कंटेंट, प्लीज एक्सप्लेन विद एग्जांपल। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। 250 वर्ड्स और टॉपर नोट्स है। टॉपर नोट्स डाउनलोड करोगे ना तो तुम्हारा काम आधा वहीं कंप्लीट हो जाएगा। टॉपर्स ने सब नोट्स बना के रखे हैं। टॉपर के नोट्स को उठाना है, उनको दोबारा फेयर तरीके से लिख देना है। क्योंकि टॉपर्स इतने अच्छे अच्छे रहे हम लोग के सीनियर्स, और जो बच्चे, कुछ बच्चे जो निकाले हैं, कि उनके नोट्स बहुत अच्छे रहते हैं। उनके नोट्स उठाओ, वो लिख लो। गूगल करोगे तो फिर गूगल में सही में दुनिया एंडलेस हो जाती है। टॉपर नोट्स यूज करो, और मेंस 365।
या कोई भी कोचिंग का। विल यू ट्राई फॉर सर्विस अपग्रेड? सर्विस अपग्रेड के लिए ट्राई कर लिया जो करना था, हम खुश हैं डिफेंस में। 2023 के लिए रफ स्ट्रेटेजी बताइए अब। 2023 के लिए नोट्स कंप्लीट कर लो मेंस वाले, अभी दिसंबर तक कुछ भी हो जाए, क्योंकि जनवरी से प्रीलिम्स के लिए लगना बहुत जरूरी है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट है तो 2 महीने में नोट्स चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो, अगर आराम से पढ़ाई करो खूब अच्छे से नोट्स बन जाएंगे। और नोट्स बनाने में फोकस करो भी मेंस के लिए, क्योंकि याद करोगे तो कोई फायदा है नहीं, वो 6 महीने बाद याद होगा, याद रहेगा भी नहीं। नोट्स इतने अच्छे बना लो कि तुम जब तक पढ़ने तब बैठो प्रीलिम्स और मेंस के बीच, तब तुम्हारा काम आसान हो जाए। तो अभी नोट्स बनाओ दिसंबर तक, ऑप्शनल और जीएस के मेंस वाले। उसके बाद जनवरी से प्रीलिम्स के लिए लग जाओ। प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी मैंने एक ब्लॉग पे लिखी थी, वो मैं यहाँ शेयर कर दूंगा, बट बेसिक स्ट्रेटेजी यही है कि जो बुक्स हैं उनको कवर करो अच्छे से, जो बेसिक बुक्स पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो उनको कवर कर लो। और फिर उसके बाद क्वेश्चंस खूब लगाओ, कॉमन सेंस डेवलप करो, क्योंकि क्वेश्चन वहां ऐसे आएंगे जिन पे उतना कंट्रोल रहता नहीं, 30-35 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन, उसके बाद तो कॉमन सेंस लॉजिक और डिडक्शन एलिमिनेशन से होगा। तो ये करो, जनवरी से प्रीलिम्स में लग जाना। मैंने जेन जीमेंस GS1 रिसोर्स एंड स्ट्रेटेजी, GS1 मेंस के टॉपिक बड़े अजीब से हैं। GS1 मेंस के लिए एक टॉपर थे सर, ऋषिकेश रेड्डी सर, उनके नोट्स फ्री में अवेलेबल हैं, वेब गूगल करना मिल जाएंगे, इनसाइट्स ऑन इंडिया की वेबसाइट पे हैं। उनको पढ़ लो, बहुत अच्छे रहते हैं। उनको पढ़ो नहीं, उनके नोट्स से नोट्स बनाओ और उसमें टॉपर के नोट्स ऐड करो। टॉपर के साथ खूब सारे नोट्स डाउनलोड कर लो, खूब सारे, और फिर उनको एक एक करके ऐसा करते जाओ कि वो डिलीट होते जाएं। डिलीट तब होंगे जब आप उनको कवर करके अपने नोट्स में डाल लिए होंगे। ये करो, टॉपर के नोट्स, खूब टॉपर के नोट्स लोड करो और उनको डिलीट करते जाओ। डिलीट तब करो जब उनको तुमने अपने नोट्स में डाल लिया हो। मीन्स की तैयारी ऐसे ही होती है। आंसर्स को कैसे जज करें खुद से, इसका एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। ये मैं भी सोचता था कैसे करें जज। इसका एक अच्छा तरीका ये होता है कि फ्री में जो आंसर्स अवेलेबल हैं कोचिंग के वेबसाइट्स पे, टॉपर्स के क्वेश्चन उनका टॉपर वाला लो, अपना आंसर लिखो, देखो टॉपर ने क्या लिखा है, हो जाता है इससे काम। क्योंकि खुद पता नहीं चलता ये क्या लिखा क्या नहीं लिखा। और ये सब सब्जेक्टिव चीजें, तुमको जो अच्छा लग रहा है सामने वाले को ना अच्छा लग रहा है, वो सब भी बहुत होता है। हाउ टू चूज मीडियम, मीडियम तो वही होता है जो तुम्हारा होगा, उसमें क्या, मीडियम चेंज करने चलोगे तो फिर आधा टाइम मीडियम चेंज करने में लग जाएगा, पता चला लैंग्वेज सीख रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश कर रहे हैं, इंग्लिश से वर्नाकुलर से इंग्लिश कर रहे हैं। हाउ मेनी ईयर्स यू पुट, हाउ मेनी आवर्स यू पुट, 10 आवर्स अराउंड मान के चलो। मेंस के टाइम में काफी बढ़ जाता है, बट 8 से 10 घंटे तो पढ़ो ही पढ़ो। मतलब और कोई काम अगर है, अगर वर्किंग एक्सपीरियंट हो तो फिर अलग बात है, बट अगर कोई काम ही नहीं है तो फिर पढ़ाई करो। मेंस के क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट पता चले? मेंस के तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो वो लोग पूछ चुके तो इंपॉर्टेंट है ही। PYQs को यूज करो, बहुत बाइबल की तरह मानो उनको, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कौन सी और किस सब्जेक्ट की पढ़नी चाहिए? एनसीईआरटी मैंने उतनी पढ़ी नहीं थी, मैंने बस पढ़ ली थी, फिर उनके मैंने क्वेश्चन जो उनमें इन्फॉर्मेशन था उनको अपने मेन नोट्स में ऐड कर लिया था। और वो सब डिपेंड करता है आपके ऊपर खुद, आपकी कितनी प्रिपरेशन है, आपका कैसा बेस है, उस सब पे डिपेंड करता है कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। और अगर टाइम है तो सब पढ़ डालो, मैंने तो सब पढ़ डाला था। एनसीईआरटीज पढ़ने में क्या जा रहा है, अगर टाइम नहीं है तो ऐसे मुझे नहीं पता कौन कौन सी पढ़नी है, मैंने सब पढ़ी नहीं। 16 आवर्स आप पढ़ते हो क्या भाई? 16 आवर्स थोड़ी पढ़ते हैं, बताया तो 9 घंटे पढ़ते हैं, 9 से 10। 16 आवर्स पढ़ेंगे तो फिर बाकी चीजें टीवी भी कब देखेंगे? नोट मेकिंग के लिए टिप, नोट मेकिंग की सबसे अच्छी टिप है कि नोट्स के लिए 1/10 वाला करो। ऐसा नहीं कि नोट्स बना रहे हो तो पता चले बुक ही बना डाली। 1/10 जितना 10 पन्ने पढ़े तो उसका नोट्स एक पेज में आ जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग को लगता है कि सब इम्पोर्टेंट है और फिर वो इम्पोर्टेंट होता नहीं, बट नोट्स बहुत बल्कि हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरे जीएस के नोट्स चारों पेपर के 2 रजिस्टर में है, 300-300 पेज के, और ऑप्शनल के नोट्स भी 2 रजिस्टर में है, बट थोड़े से अलग से भी उसमें है तो, बट वो भी 2 रजिस्टर ऑलमोस्ट, मान लो 400-400 पेज के। बस मेंस मेरा इससे कवर हो जाता है। और प्रीलिम्स के लिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नोट्स बनाए थे, वो कितने थे, अराउंड 200 या 250 पेज के प्रीलिम्स के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में नोट्स थे, फिर मैं शून्य पे शिफ्ट हो गया था सेकंड अटेम्प्ट से। तो क्रिस्प होना बहुत जरूरी है नोट्स का।
अ, मैंने 10th तक एनसीईआरटी स्टडी कर लिया, अच्छी बात है। पढ़ो, खूब पढ़ो। नोट्स कैसे बनाए ये तो मैंने बता दिया। सर आफ्टर 10th एनसीईआरटी कर लिया, उसके बाद स्ट्रेटजी अडॉप्ट करूं। एनसीईआरटी अगर कवर हो गया है, पूरा समझ में आ रहा है, तो फिर उसके बाद यूज करो अपना, बुक्स पे शिफ्ट हो जाओ। जो मेन बुक्स हैं जैसे कि पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत, और फिर एनवायरमेंट के लिए शंकर, जो बेसिक बुक्स जो हर टॉपर बताता है उन पे शिफ्ट हो जाओ, फिर उनको पढ़ो, जो एनसीईआरटी पढ़ी उनके टॉपिक्स को ऐड करो इधर। यही कर सकते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में से नोट्स किए क्या? न्यूज़पेपर से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत नोट्स बनाता था, क्योंकि मैं प्रीलिम्स के लिए मैं खुद के नोट्स बनाता था, क्योंकि मैं मंथली मैगजीन पढ़ता नहीं था। तो न्यूज़पेपर में मैं काफी नोट्स बनाता था, बट अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोचिंग ने थोड़ा अपना मटेरियल अपग्रेड किया है। बट न्यूज़पेपर से अगर नोट्स बनाना है तो कोई टॉपिक अगर लिख रहा लग रहा है, जैसे कभी कभी न्यूज़पेपर में कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं जो पता नहीं होते, बट वो लोग पूछ लेते हैं। अगर कुछ अलग सा दिखे तो उसको गूगल करके देख लो, बस बेसिक आइडिया रखो चीजों के बारे में कि क्या होता है। क्योंकि कॉमन सेंस अगर होगा और आइडिया होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, तो प्रीलिम्स में हो जाएगा फायदा। और मेंस में अगर कोई केस स्टडी वगैरह आ रही है न्यूज़पेपर में, तो उसको यूज कर लो, उसको लिख लो वहां पे जहाँ पे आपके नोट्स हैं मेन वाले। अगर बेस नोट्स तैयार हैं, पहले बेस नोट्स तैयार करो, उसके बाद न्यूज़पेपर से में वैल्यू एडिशन करो। तो पहले बेस नोट्स तैयार करो, फिर न्यूज़पेपर में कोई अच्छी चीज लग रही तो उसको लिख लो उसमें बेस नोट्स में। बट चीजें एक ही जगह रखो, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे होते हैं वो न्यूज़पेपर की कटिंग रखते हैं, फिर वो कभी पढ़ ही नहीं जाते हैं, बल्क होता रहता है और एंजाइटी उससे बढ़ती है बस। नहीं भी पढ़ोगे तो भी नहीं भी बनाओगे तो भी कोई इतना इश्यू नहीं है, क्योंकि आजकल एंड में जब तुम मेंस दे रहे होगे, प्रीलिम्स के लिए तो जो आ रहा है मटेरियल वही आ रहा है। बट अगर मेंस में दोगे तो उसमें तुम्हें एग्जामिनेशन से पहले बहुत से कंपाइल्ड वर्जन आ जाएंगे, बहुत से मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे, उनसे वैल्यू एडिशन कर लेना। बट बेस नोट्स तो तैयार रखो। मुझे नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है 2023 की। टिप्स प्लीज। 2023 के लिए अभी से तुम अपना दिसंबर तक मेंस कंप्लीट कर लो, नोट मेकिंग, नोट्स बना लो। नोट्स जब तैयार रहेंगे तो फिर एंड में काफी मदद रहेगी। और नोट्स अभी बना लो, फिर जनवरी से प्रीलिम्स के लिए लग जाना। प्रीलिम्स के लिए लगोगे कैसे? क्वेश्चंस तो अभी से सॉल्व करते हो, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करो, पक्का जरूरी है। तभी उसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉमन सेंस डेवलप होगा। फिर जनवरी से टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना। टेस्ट लगाना मतलब फुल लेंथ टेस्ट, या जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं वो लगाना, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन लगाना 3 घंटे में, जो 2 घंटा जितना भी टाइम होता है उसमें लगाना है। और लगाओ खूब, मतलब 30 25 30 तो मिनिमम लगा के जाना टेस्ट। और रिवीजन करना खूब। एक टॉपिक के लिए एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक रखना, उसको जितनी बार रिवाइज करना करो। और जो कोई नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई ऐसी बुक नहीं बनी जिसमें सारी चीजें लिखी होंगी, नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको उसी बुक में ऐड करो। वन सब्जेक्ट वन सोर्स वाली स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है, वरना फिर एंजाइटी डिप्रेशन, और मटेरियल बहुत ज्यादा है, ये वो होता है, बहुत इशू आता है। तो रिवीजन जनवरी से फुल ऑन रिवीजन में जाना। अभी मेंस के नोट्स बना लो, मेंस के नोट्स रिवाइज एज सच मत करो, क्योंकि अभी रिवाइज करोगे भूल जाओगे बाद में। बट नोट्स जरूर बना लो, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आंसर राइटिंग करना खूब। तब नोट्स मत बनाना, नोट्स इंश्योर कर लो अभी हो। रीजंस फॉर फेलियर इन दिस एग्जाम, देखो मैंने भी फेल हुआ था एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस में। और वो मैं क्यों फेल हुआ था? क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेंस की स्ट्रेटजी क्या है। मैंने मेंस दिया, मुझे लगता था कि मेंस हो जाएगा, आंसर राइटिंग स्किल्स हैं ठीक ठाक। सो मेन रीजन है कि गाइडेंस की कमी, अनगाइडेड और गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना एक बहुत बड़ा कारण है मीन्स में यूपीएससी में फेल होने का। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा कुछ अलग है या टफ है, या मतलब एक, मतलब आपसे कोई रॉकेट साइंस करवा रहे हैं। बहुत ही अप्रोचेबल है, बट स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी अगर तभी सही होगी जब गाइडेंस होगा, और गाइडेंस अगर नहीं है तो फिर जो फील फ्री, बहुत से गाइडेंस किसके पास होता है? जो गाइडेंस उनके पास होता है जिनके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं होती है, जिनके घर में लोग होते हैं। अगर नहीं है तो अपना यूट्यूब का यूज करो, जो फ्री। अब तो डिजिटल इंडिया ने इतना कन्वर्ट कर दिया है, मतलब चीजों को इतना एक्सेसिबल बना दिया है, कि अब आप कहीं से भी गाइडेंस यूज कर सकते हैं, बट गाइडेड रहिए। और गाइडेंस इसमें यही है, पीवाईक्यूज और सिलेबस, और टॉपर के ब्लॉग्स पढ़िए, वीडियोस देखिए,
वो देख लीजिए और उसमें भी इतना मत जाइए मतलब जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, जब आपने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसको मैं कहता हूँ, सीएमपी बना लिया उसके बाद उस पे स्टिक ऑन करो। बट सीएमपी बनाने से पहले खूब ढेर सारे टॉपर्स के देख लो ताकि पता रहे कि क्या-क्या लोग करते हैं, वरना फिर जब पता नहीं रहेगा फिर कैसे करोगे? और दूसरा फेलियर का होता है कि हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, हमको लगता है कि हम कर लेंगे, फिर करते नहीं हैं। आज, कल, परसों, वो जो नहीं होता काल करे सो आज करे सो अब, उसको और तीसरा होता है कि हम लोग खुद को धोखा देते रहते हैं। ये बहुत मुश्किल स्टेज होती है लाइफ में जब आप खुद को धोखा देने लगें। आप किताब खोल के बैठे हुए हैं बट आप पढ़ नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुद को धोखा दे रहे हैं, इससे अच्छा जाके कुछ एन्जॉय कर लो। मतलब बुक क्यों पढ़ रहे हो? और आपने डेली टारगेट बनाया, आप उसको मीट नहीं किए। अगर कोई कंटीजेंसी थी, कोई इश्यू था तब भी समझ में आता है कि भाई बीमार हो गए थे या घर में कोई इश्यू था। ऐसे ही मीट नहीं किया और तब भी आपको नींद आ रही है आराम से, तो फिर इश्यू है। सो तभी मैं बोलता हूँ खुद के साथ ईमानदार रहना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और जो भी काम कर रहे हो उसको ईमानदारी से करो, अपने काम के साथ जस्टिस करने की कोशिश करो, कोई भी काम। मतलब आजकल दिवाली का टाइम है तो घर में अगर झालर भी लगा रहे हो तो अच्छे से लगाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि बस बेकार निपटा दी। जो भी काम हो उसको अच्छे से करो और ईमानदारी रखो। ऐसा नहीं खुद को बरगला रहे हैं, दूसरों को बरगला रहे हैं। लोग होते हैं चाय पीने जाते हैं, उसमें ही आधा घंटा वेस्ट कर देते हैं। चाय अपना घर पे बना लो और चाय इतना क्यों पी रहे हो? टाइम ऐसे ही कम है, फिर तुम वहाँ पे बैठ के टपरी पे बैठ के बातें कर रहे हो। ये सब जो एटीट्यूड्स होते हैं इससे बहुत लोगों का टाइम खराब होता है। 2 साल में निकलना था 8 साल में निकलता है। पूरा जो आपका यंग जो एज है 20 से 30s वाली अगर वो आपने एग्ज़ाम में लगा दी, तो फिर आपका फिर सिलेक्शन हुआ तो फिर आप काम कर रहे होंगे तब। अगर आपने उतनी लर्निंग नहीं कर पाएँगे, यंग होंगे तो आपको एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड रहेगा, चिल होगे, कूल होगे तो फिर सीखोगे जी चीज़ें ज़्यादा आराम से कोई आपको बुरा बताएगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। अगर आप पता चला 35 की उम्र पे एंटर कर रहे हैं फिर आपका एटीट्यूड होगा कि ये देखो। सो जल्दी-जल्दी करो और अपने साथ ईमानदारी बरतो। खुद को धोखा मत देना। खुद को धोखे देना सबसे बड़ा रीज़न है इस एग्ज़ाम में फेलियर का। जो लोग एक्सक्यूज़ बनाते रहते हैं कि इसकी वज़ह से, उसकी वज़ह से, सबसे ज़्यादा तुम्हारी खुद की वज़ह से है। सो रीज़न फॉर फेलियर है खुद को धोखा देना और गाइडेंस की कमी। जीएस-3 के सोर्सेज़ जीएस-3 के सोर्सेज़ टॉपर नोट्स सोर्सेज़ वही हैं, टॉपर के नोट्स मेंस से 65 और जीएस-3 में आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी वो प्रीलिम्स के लिए जो पढ़ते हो, वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वहाँ से बनती है। एनवायरनमेंट प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वहां से बनती है। सिक्योरिटी के लिए टॉपर के नोट्स उठा लो। टॉपर के नोट्स सबसे अच्छे सोर्सेस हैं क्योंकि वो लोग मतलब वो भी किसी और से देख के बनाए तो काफी कंपाइल्ड और रिफाइंड नोट्स होते हैं तो उनको जितना यूज करोगे उतना अच्छा रहेगा। ऑप्शन के लिए कितना टाइम लगता है? 6 महीने मान के चलो नोट मेकिंग में। 6 महीने में लोग कंप्लीट कर लेते हैं ऑप्शनल। काफी लोगों ने किया है। हमें 2026 में एग्जाम देना है, बता दीजिए क्या करना चाहिए। 4 साल है अभी तो एग्जाम को समझने की कोशिश करो। क्या है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ो, मन हो तो एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी कवर कर लो, एनसीईआरटी कवर कर लो अगर नहीं पढ़ी है तो अगर कौन बेस कमज़ोर है, वरना न्यूज़पेपर पढ़ो, एग्ज़ाम को समझने की कोशिश करो कि क्या है ये एग्ज़ाम बेसिकली क्योंकि अभी 2026 तक तो काफ़ी कुछ हो सकता है। काइंडली टेल मी व्हिच टाइप्स ऑफ टीवी सीरीज़ यू वॉच ड्यूरिंग प्रिपरेशन। मैं हिस्टोरिकल वाली देखता था, डॉक्यूमेंट्रीज़ और हिस्टोरिकल जैसे कि मैंने मेडिची देखी है, फिर बोर्जिया है, मेरी फेवरेट है। और बाकी जैसे फ़िक्शन में होती है जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अभी आई है। नार्कोस था। नार्कोस जैसे कई सीरियल वो बेसिकली रियल लाइफ़ होते हैं, बायोग्राफीज़ होती हैं वो किसी न किसी पे। उनको तुम एज़ अ हिस्ट्री का भी एग्ज़ाम्पल लिख सकते हो। मतलब तुम्हें ये नहीं लिखना पड़ेगा कि ये टीवी सीरीज़ थी। तुम उसको ऐसे लिखोगे जैसे मान लो तुमने कोई जैसे अभी एक मूवी आई थी विलियम सिस्टर्स पे, जो टेनिस स्टार्स हैं मतलब लेजेंड्स हैं। अब तुमने देख ली मूवी, तुम उसको ऐसे बताओ कि तुमने उनकी लाइफ़ को फ़ॉलो किया है। मत बताओ मूवी देखी तो लगेगा देखो मतलब ये अदर चीज़ों में भी इंटरेस्टेड है। तो बायोग्राफ़ीज़ और हिस्टोरिकल में देखता था मैं, बाकी नहीं देखता था। हिस्टोरिकल में और भी बहुत है, बहुत पड़ी हुई हैं।
टॉपर नोट्स कहाँ मिलेंगे? टॉपर नोट टेलीग्राम पे मिलते हैं। टेलीग्राम पे एक चैनल है t.me/pt T2019। वहां पे सारे टॉपर टॉपर के नोट्स कंपाइल्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं, और 50 टॉपर्स पिछले साल के, 50 टॉपर्स इस साल के, उनको वो बहुत अच्छा सोर्स है। मैं तो मतलब जो मुझसे पूछते हैं मैं उनको वही सजेस्ट करता हूँ, वैसे रहता है। शुभ्रा मैम नोट्स इनफ फॉर पीएसआई आर ऑप्शनल? इनफ इज अ टफ वर्ड, इट इज एन एक्सट्रीम वर्ड। इनफ क्या है इस एग्जाम में वो मुझे नहीं पता, बट शुभ्रा मैम के नोट्स बेसिक्स कवर कर देते हैं। शुभ्रा मैम का कोर्स क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो तो काफी बेनिफिट हो जाता है। आई वुड से दैट enough for PSI or optional are Shubhra ma'am notes plus topper notes plus her crash course and model answers. This would suffice. This would be enough. But as such enough कुछ नहीं इस एग्जाम में। आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी, आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी हर चीज के लिए डिफरेंट होती है। जैसे अब आप जीएस 2 के लिख रहे हैं आंसर्स, तो उसमें आप कोट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट और आर्टिकल और जजमेंट वो सब। जीएस 3 में लिख रहे हैं तो आप कोट करेंगे, फिगर्स ज्यादा कोट करना प्रेफर करेंगे, डायग्राम बना दो, ग्रोथ का डायग्राम बना दो जैसे। तो वो उसमें होगा। एथिक्स में आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी, एथिक्स में मैं सब्जेक्टिव आंसर लिखता हूँ, मैं उसमें पॉइंट्स में नहीं लिखता हूँ। बाकी में मैं पॉइंट्स में लिखता हूँ, क्योंकि एथिक्स में सब्जेक्टिव लगता है तो थोड़ा मतलब डीप लगती हैं चीजें। ऑप्शन में पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे, सो वो हर उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। बेसिक अगर कोई स्ट्रेटेजी पूछे आंसर राइटिंग की तो वो होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज करना, एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करना जिसको कहते हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन टाइप, और क्वेश्चन को पढ़ो, उसके जो पार्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करो। कई बार होता है कि हम लोग क्वेश्चन के पार्ट्स को छोड़ देते हैं, या वो चीज बताने लगते हैं जो कि जरूरी नहीं थी उस क्वेश्चन के आंसर के लिए। ये मैं जैसे बच्चों की मैं खुद भी चेक करता था कभी कॉपी, तो उसमें मैं देखता था कि इरेलीवेंट चीजें लिखी हुई हैं। तो रेलिवेंस तभी आएगा जब आप एक कोहेरेंट फॉर्म ऑफ थिंकिंग होगी, मतलब क्लियर कट लिखो चीजें, इधर उधर मत बीट अराउंड द बुश करो। और ये डेवलप होगी जब आप आंसर्स लिखेंगे, और आंसर्स लिखने ज्यादा टॉपर्स के आंसर्स पढ़िए। इसमें टॉपर के आंसर्स, अगर आंसर राइटिंग में टॉपर के क्वेश्चन उठाइए, उसके ऊपर अपना आंसर लिखिए और फिर उसको कंपेयर करिए टॉपर ने क्या लिखा था। वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है आंसर राइटिंग की, एज कम्पेयर टू इधर उधर जो लोग कॉपी चेक करवाते रहते हैं। आई एम अ बाय बीएससी बायोलॉजी फर्स्ट ईयर रेगुलर स्टूडेंट, बस सोच रहा हूँ ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करूँ और यूपीएससी प्रिपेयर करूँ। जो जो मन हो वो करो, बट जो चीज कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि फिर ओपन यूनिवर्सिटी से जाओगे तो क्या फायदा है। मतलब जो चीज कर रहे हो रेगुलर में जब फर्स्ट ईयर में, तो फिर ओपन यूनिवर्सिटी में जाओ, एक साल भी तो बर्बाद होगा। बट मुझे ओपन का उतना आइडिया भी नहीं है। हाउ टू फेस एंग्जाइटी, एंग्जाइटी के क्या कारण है? एंग्जाइटी के कारण क्या है? एक तो जो मेरा एंग्जाइटी का कारण ये होता था कि मटेरियल बहुत ज्यादा हो जाता है। ये बहुत एंग्जाइटी देता है कि ये पढ़ा नहीं, वो पढ़ा नहीं, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। उसका सबसे अच्छा होता है मटेरियल कम रख। जब मटेरियल कम होगा तो फिर मेरा मटेरियल समझ लो इतनी थिक 4 रैके हैं बस, इतनी, अराउंड 5 बुक्स रखी हुई हैं। इनफैक्ट तीन, तीन, 5 बुक की 3 रैक, 3 वो है बस, 15। मटेरियल कम करो, टाइम। एंग्जाइटी तब एक और होती है जब आपने अपने गोल्स को मीट ना किया हो, जैसे डेली टारगेट था उसको मीट नहीं किया, फिर एंग्जाइटी होगी। तो इसलिए जब सोने जाओ तो उससे पहले इंश्योर करो कि तुमने अपने टारगेट को मीट किया हो, वरना मत सो। अगले दिन कंटिन्यू रखो, वीकली टारगेट, जो टारगेट बनाए उसको कंटिन्यू रखो, और ये पूरी लाइफ इसको फॉलो करना चाहिए, वरना फिर बाद में भी इश्यूज आते हैं। एग्जाम से पहले मेंस शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम से पहले मेंस शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्ट नोट्स बनाओ, और क्या, मेंस की तो शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर मेंस की शॉर्ट नोट नहीं होंगे तो फिर जो आंसर लिखोगे उसमें बात नहीं आएगी। मतलब मैंने तो बनाए थे, मेरे पास मेंस अराउंड 2 कॉपी में कवर हो रहा है रजिस्टर में, और वो सारे पीवाईक्यूज और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक सिलेबस के जो होते हैं उनको कवर करता है। मैंने लिख रखे हैं कौन कौन से पीवाईक्यूज हैं, उनको कवर करता था तो उनको क्रॉस करते चलता था। फर्स्ट रीड करना चाहिए या लेक्चर देखना चाहिए? अगर तुम्हारे पास रीड करने और लेक्चर दोनों देखने का टाइम है तो पहले लेक्चर देख लो।
लेक्चर देख लो फिर रीड करो, क्योंकि रीड करोगे फिर समझ नहीं आया, फिर एंग्जाइटी होगी, फिर लेक्चर देखने जाओगे तो वो जो चीज समझ नहीं आती वही तुम्हारे पूरे दिमाग में घूमती रहेगी। इससे अच्छा लेक्चर देख लो फिर रीड कर लो। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से जितना, सोशल मीडिया से होती है क्लटरिंग दिमाग में। क्लटरिंग होती है कि कई चीजें चल रही होती हैं और फिर जो आपको फुल डेडिकेशन से जो अपना काम करना होता है वो हो नहीं पाता, इसलिए सोशल मीडिया क्या करोगे चला के। अगर आप मैनेज कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट तक सोशल मीडिया नहीं चलाया था, फिर मेरा मेंस हुआ नहीं, फिर मैंने उसके बाद इंस्टाग्राम बना लिया और फिर मेरा मेंस हो गया। सो ऐसा कुछ नहीं है, बट ये भी तो बात है कि तब तक प्रिपरेशन हो चुकी थी। अगर तुम अपने आप को कंट्रोल चीज में कर रहे हो तो हर चीज अच्छी है। नशा तब बनता है जब कंट्रोल से बाहर होता है। हर चीज नशा बन सकती है, सोशल मीडिया भी नशा बन सकती है अगर कंट्रोल से बाहर है। लत जिसको कहते हैं, लत किसी चीज की भी लग सकती है, लत ना लगने दो। वॉचिंग डेली एडिटोरियल एंड पीटी 365 विल बी सफिशियंट। 8 9 मंथ्स के करंट अफेयर्स काफी हैं यार। करंट अफेयर्स कवर करो जनवरी से लेके जून तक के। जनवरी मतलब जैसे तुम लोग का 2023 में जून में एग्जाम हो गया, तो जनवरी 2022 से अप्रैल 2023 तक इतने करंट अफेयर्स करके जाओ। क्योंकि कई बार वो लोग फरवरी, मतलब मैं देखा है वो लोग फरवरी मार्च से भी पूछे हैं। जो न्यूज़पेपर में चीजें आई थी एक साल पहले फरवरी मार्च में वो लोग पूछे हैं। 1.5 साल के कवर कर लो। वॉचिंग डेली एडिटोरियल एंड पीटी 365 विल बी सफिशियंट। डेली एडिटोरियल तो मैंने देखे नहीं कभी वीडियोस, तो मुझे नहीं पता वो कैसा बनाते होंगे। मैं एडिटोरियल खुद पढ़ता हूँ, एडिटोरियल पढ़ने में मजा आता है और वीडियो से कम टाइम में हो जाता है। वीडियो पे टाइम क्यों लगाना जब हम उसको पढ़ सकते हैं। पीटी 365 अच्छी होती है, पढ़नी चाहिए। मैंने दोनों टर्म में पढ़ी है पीटी 365। सर योर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड एक्सपीरियंस। इंटरव्यू में तो एक्सपीरियंस काफी ठीक ठाक था, कुछ लगा ही नहीं, गए फॉर्मेलिटीज वहाँ पूरी होती, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होते हैं, फिर इंटरव्यू चलता है आधा घंटा, और कब टाइम कंप्लीट हो जाता तो हो जाता है पता नहीं चलता, फिर अपना निकल आओ। एक्सपीरियंस एज सच एक्सपीरियंस करने का तो मौका ही नहीं मिलता है। और इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस काफी कॉमन रहते हैं, काफी मतलब अब तुम जज कर सकते हो क्या पूछ रहे हैं। तुम इंटरव्यू की जब तैयारी कर रहे होगे तब आती हैं टॉपर ट्रांसक्रिप्ट्स। ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं बेसिकली जो इंटरव्यू चल रहे होते हैं तो उसके क्वेश्चंस क्या चल रहे हैं आजकल। सो तुम, तुम्हारी प्रोफाइल जैसे मैं सिटी मोंटेसरी स्कूल से पढ़ा हूँ। पहला क्वेश्चन था मोंटेसरी क्या होता है, व्हाट इज मोंटेसरी मेथड। अब मोंटेसरी मेथड एक होता है टीचिंग में, वो मैं अपना डैफ में कवर करके गया था, तो वो कवर हो गया वहां से। फिर क्वेश्चन तब यूक्रेन वॉर चल रहा था, स्टार्ट हुआ था, मेरा यार वो था, तो उससे क्वेश्चन पूछे थे। फिर मुझसे मेरा ऑप्शनल पॉलिसी पीएसआईआर था, तो मुझसे उससे क्वेश्चन पूछे गए थे जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट होते हैं और रिवर वाटर डिस्प्यूट और कैग। सो बेसिकली आपके क्वेश्चंस आपकी प्रोफाइल पर के अराउंड घूमते रहेंगे, या तो वो आपकी ऑप्शनल हो या आपके होम टाउन में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है, जैसे मान लो तुम अयोध्या से हो, काफी आजकल न्यूज में रहता है, और काफी मतलब मदुरई से हो, जैसे कल्चरल साइट है, ऐसे अयोध्या भी कल्चरल साइट है, तो वो तुम्हारे डैफ के अराउंड होगा। तुमने ग्रेजुएशन में क्या इंजीनियरिंग तुमने किया तो हो सकता है तुमसे पूछ लिया जाए इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस। सजेस्ट सम टॉपर नोट्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। टॉपर नोट्स में ऋषिकेश रेड्डी सर, ऋषिकेश रेड्डी सर हैं, उनके नोट्स इनसाइट्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है, बहुत अच्छे नोट्स हैं। फिर हैं टॉपर नोट्स में श्रेयस कुमार सर, उनके मैप के नोट्स बहुत अच्छे हैं, आर्ट एंड कल्चर के नोट्स बहुत अच्छे हैं। मैप मतलब मैप तो मैंने वहां से कवर किया है काफी हद तक, क्योंकि नितिन सिंघानिया में उसको मैंने ऐड कर दिया, मतलब नितिन सिंघानिया में ही रखे उनके मैप्स। जैसे मान लो फेस्टिवल्स पे हैं उनके मैप के नोट्स, तो मैंने फेस्टिवल वाला जो चैप्टर है वहाँ पे मैप के नोट्स सर के चिपका दिए। और टॉपर नोट्स में करिश्मा नायर मैम थी पिछले साल की टॉप, पिछले साल की टॉपर, उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं। और करिश्मा नायर मैम और ऋषिकेश रेड्डी सर, इन दोनों के नोट्स बहुत अच्छे हैं। बाकी तुम सब के सब देख सकते हो,
देख सबके लो, क्योंकि कई बार होता है जो मुझे अच्छा लग रहा हो तुमको ना अच्छा लगे, जो तुमको अच्छा लगे वो किसी और को अच्छा ना लगे। ये सब सब्जेक्टिव चीजें हैं। तुमको सब देखना चाहिए और खुद डिसाइड कर लो किसका अच्छा है। जैसे पॉल पीएसआईआर में विकास रोहेला मेरे बैचमेट है, उनके नोट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही दिव्यांशु निगम के नोट्स बहुत अच्छे हैं, दिव्यांशु निगम सर के बहुत नोट्स अच्छे हैं। और फिर पीएसआईआर में ऐसे ही पिछले साल आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, नाम नहीं याद है, शक्ल याद है। उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं। वो मैं टेलीग्राम पे तुम लोग टेलीग्राम पे अगर मुझसे कनेक्ट कर पाओ तो मैं सारे वो लिंक भेज दूं और वहां पे देख लेना, क्योंकि टॉपर नोट्स बहुत अच्छा है, वो मिलते नहीं, वो टेलीग्राम पे रहते हैं। अगर तुम उस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं हो तो वो मिलना भी मुश्किल है। वाई एवरीवन चूज आईएएस? आईएएस लोग इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उनको आईएएस चूज, अब ये सब चीजें तो वाई एवरीवन तो हो गया कि सबका डिफरेंट होता है रीजन। मेरा जो रीजन आईएएस का था वो ये था, क्योंकि आईएएस में जितना ज्यादा डाइवर्सिटी है उतनी किसी भी जॉब में नहीं होगी। जनरलिस्ट जॉब है, तो आपको पूरी भी आपके कहीं भी आपको लगाया जा सकता है। वो इस जॉब की बहुत अच्छी बेनिफिट है। आप जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्टिंग होते है तो आप अराउंड 70 डिपार्टमेंट्स देख रहे होते हैं, 70 डिपार्टमेंट्स के हेड आपको रिपोर्ट करते हैं। सो कितनी डाइवर्सिटी, कितना ज्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस। आप मतलब डिस्ट्रिक्ट, जब आप डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम या इन लोग का आईएएस का करियर प्रोग्रेशन देखो कितना अच्छा होता है। एसडीएम से ज्वाइन करते हैं, एसडीएम एक एरिया का पूरा बेसिकली सारे डिपार्टमेंट्स में देखता है। उसके बाद ये लोग बनते हैं सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर में सारा डेवलपमेंटल वर्क, कितना ज्यादा डेवलपमेंटल वर्क करवाने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको कितना सीखने को मिलेगा, कितना कुछ काम। और अगर आपके पास ज्यादा काम है तो आपको इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। अगर आपके पास काम कम है, जैसे कुछ सर्विसेज होती है उनमें एक डोमेन स्पेसिफिक सर्विसेज होती हैं, तो उनमें आपका काम मोनोटोनस हो सकता है कि आपका सेम काम हो। अब आईएएस में क्या होता है, तुम सीडीओ हो, तुम काम करवा रहे हो, फिर उसके बाद तुम डीएम म्युनिसिपल कमिश्नर बनते हो। म्युनिसिपल कमिश्नर होता है वो कितनी, तुम्हें पूरी सिटी का म्युनिसिपल का काम करना होता है। तुम मतलब पहले डेवलपमेंटल वर्क से म्युनिसिपल काम में आ गए, फिर उसके बाद तुम डीएम होते हो। डीएम में तो बेसिकली सब कुछ, डिस्ट्रिक्ट में जितना काम होता है, काम, परमिशन, कैसे डेवलपमेंटल वर्क और लोकल रिप्रेजेंटेटिव से कोऑर्डिनेट करना, लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिव बनना, ये सब चीजें कितना ज्यादा एक्सपोजर देती हैं। आप मतलब एक डिस्ट्रिक्ट की नॉर्मल पॉपुलेशन 20 लाख मान के अगर एवरेज चले तो 20 लाख पीपल को आप डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हो। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो भी इतनी कम उम्र में। अगर आप 21 पे निकाल रहे होंगे आईएएस, तो आप समझ लीजिए आप 20, अगर आप तेलंगाना में जैसे कुछ जो नए स्टेट्स हैं वहां पे, तो आप काफी यंग उम्र में बन जाओगे डीएम। यूपी में तब भी टाइम लगता है, बट अगर आप यंग एज पे डीएम बन गए 27-28 साल पे, तो इतनी कम उम्र पे आपको कहाँ इतना एक्सपोजर मिल रहा होगा। और फिर उसके बाद आप लोग जाते हो, बनते हो जाके सेक्रेटरी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। और एक स्टेट में एक सेक्रेटरी बनते हो तो कितना ज्यादा एक्सपोजर है, इतना कहीं नहीं होता। फिर उसके बाद आप ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हो जाके, मतलब उनका करियर ग्राफ बहुत अच्छा होता है, और इसीलिए लोग लेते हैं, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी, लर्निंग कर्व, और जितना आप जो आउटकम, जो इम्पैक्ट जो आप लोगों की लाइफ पे डालते हो बल्क में, वन पैरेलल्ड है, इसलिए लोग आईएएस लेते हैं। सी सेट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? मैं 50 to 55 करता हूँ, 50 to 55 करता हूँ, बट वो भी डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पे। जैसे मैं मेंस प्रीलिम्स देता हूँ तो उसमें 85 to 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही वो आपकी एक्यूरेसी और वो आपका जो अटेम्प्ट, जो क्वांटिटी ऑफ अटेम्प्ट होगा, तब आपको पता चलेगा जब आप खूब सारे क्वेश्चन लगाओगे। जब क्वेश्चन लगाओगे तो फिर पता चलेगा कि कहाँ पे आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है। और कट ऑफ क्लियर से थोड़े अच्छे मार्क्स आ रहे, कट ऑफ तो ऊपर नीचे भी हो सकता है। सो एनी मोर डाउट्स? सो आई थिंक और क्वेश्चन नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड द अपकमिंग एग्जाम। और अपनी अप्रोच को क्लियर रखो, जो डिसाइड कर लो उसमें विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। एक सही चीज को प्रिपेयर कर रहे होगे तो फिर सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आप सही डायरेक्शन में, सही मेहनत और ऑनेस्ट एफर्ट से कर रहे होंगे तो सक्सेस मिल जाएगी। इतना भी जो फोर्सेस है वो हम लोग के अगेंस्ट नहीं है। मैं भी बहुत सेल्फ डाउट आता, सेल्फ डाउट तो आएगा ही, कितना कंपटीशन 15 लाख में। आपको लगता है कि मतलब कोई भी होगा जो कॉन्फिडेंटली बोल देगा कि हाँ मैं आऊंगा 700 में? जो बोल रहा है वो अलग।
वो अलग लेवल का है, बट इतना कहाँ लगता है कि 15 लाख बच्चे दे रहे हैं, हम आ जाएँगे 700 में। बट भगवान दे देता है। अगर आपने अपने साथ ईमानदारी बरती होगी तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। ईमानदारी बरतना, काम करना वो आपका काम है, उसी पे कंट्रोल कर सकते हो। तो वो अपना करते रहो, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। इट वाज़ अ वेरी नाइस इंटरेक्शन। थैंक